हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने अपने सीए इंटर का एक फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट किया था और उसमें हमने बेसिकली जो पेपर का एक इंट्रोडक्शन है वो कवर किया था और चैप्टर नंबर 1 का मैंने बेसिक इंट्रो आपको दिया था और ऑडिट की एक डेफिनेशन वो समझी थी। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में जो कवर किया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो चैप्टर 1 का जो टाइटल है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, इसकी बात की थी। ऑडिट का जो नेचर है हमारे सिलेबस के पर्पस के लिए, इट इज फाइनेंशियल ऑडिट। जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव मैंने दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस किए थे। एक डिस्कस किया था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटी एंड एक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटर। अगर मैं ऑडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और अगर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि भाई ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर जब हम स्कोप की बात करते हैं कि हमारे ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, वो डिपेंड कर रहा था ऑडिट के नेचर पर कि आप कौन सी ऑडिट कर रहे हो। जो भी आप ऑडिट कर रहे होंगे उसी पर डिपेंड करेगा कि आपको इस ऑडिट में किन चीजों को एग्जामिन करना होगा। जब मैं यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ एक फाइनेंशियल ऑडिट, तो फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर जो मेरा स्कोप रहेगा, इट विल बी द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी। तो ऑडिट का हमने एक डेफिनेशन समझा था। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए बच्चे, एक बार जल्दी से प्लीज मुझे कंफर्म करिए साउंड एंड वीडियो क्लियर है या नहीं है। जल्दी से प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए साउंड एंड वीडियो को। जो भी आप बच्चे देख रहे हैं, ये यूट्यूब पे लाइव है आज की क्लास, और यूट्यूब लाइव है तो वहां पे जो चैट बॉक्स है उसमें प्लीज जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताइए। फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने कुछ इतना ज्यादा चीजें कवर नहीं की थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आज की क्लास में हम देख सकते हैं कि हाँ, चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं और ऑडिट का एक मीनिंग, एक डेफिनेशन, उसमें जो टर्म्स आती हैं उन सारी टर्म को हम बहुत डिटेल में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सर क्लियर है? ओके। चलिए, तो जब मैं एक ऑडिट का मीनिंग पढ़ता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग? So audit is independent examination of financial information of any entity to express an opinion on the true and fair view of the financial information या फिर financial statement। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्लाइंट मुझे केवल किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन देने के लिए अपॉइंट किए। लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी मैंने ये वाली बात आपसे कि क्लाइंट ने मुझे अपॉइंट किया और कहा नितिन सर कि आप केवल इन्वेंट्री पर ओपिनियन दे दीजिए। तो क्या ये भी एक फाइनेंशियल ऑडिट में फॉल करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और मुझे यहां पर एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इज इन्वेंट्री, इसके ऊपर मुझे ओपिनियन को एक्सप्रेस करना होगा। ऑन दी अदर साइड, अगर क्लाइंट मुझसे कहता है कि सर प्लीज आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दीजिए, तो ये भी एक फाइनेंशियल ऑडिट है जहां पर मुझे कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करके ओपिनियन देनी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो चाहे मुझे कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन देनी हो या फिर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देनी हो, अल्टीमेटली आप चेक कर रहे होंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। अगर मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ही ओपिनियन देनी है तो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती होंगी उनको भी आप एग्जामिन करेंगे, लेकिन सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वहां पे एग्जामिन नहीं की जाएंगी। बट अगर क्लाइंट मुझे अपॉइंट करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको ओपिनियन देनी है, तब उस केस में मुझे उस क्लाइंट के यहां पर सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना होगा और उस एग्जामिनेशन के बेसिस पर जो एविडेंस मेरे पास आए हैं उनके बेस पर कंक्लूजन ड्रॉ करके मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देनी होगी। चलिए, तो इस ऑडिट की डेफिनेशन में कौन कौन सी टर्म आई है? फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो बच्चे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ये कि ऑडिट जो होती है वो इंडिपेंडेंट मैनर में होती है, क्योंकि ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको तभी अचीव हो पाएगा अगर ऑडिट एक इंडिपेंडेंट मैनर में की गई हो। अब सपोज कि आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं और मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन वो ऑडिटेड नहीं है। आपने कहा कि नहीं सर, हमें तो ऑडिटेड ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने ही स्टाफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कराई और ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब आपको दिए। तो ऑडिट कराने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑडिट कराने का ऑब्जेक्टिव क्या था?
टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर हैं उनका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ सके, इस पर्पस के लिए ऑडिट करवाई गई थी। अब ऑडिट तो हुई है, बट कंपनी के ही किसी ऑफिसर ने, किसी एम्प्लॉय ने अगर ये ऑडिट करी तो सोचिए बच्चे, क्या जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या ये ऑब्जेक्टिव हासिल हुआ? नहीं हुआ। तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव तभी हासिल होगा अगर ऑडिट इंडिपेंडेंट मैनर में कराई जाती है। अगर ऑडिट इंडिपेंडेंट मैनर में नहीं है ना, तो ऑडिट का होना या ऑडिट का ना होना कोई भी मायने नहीं रख रहा। तो अगर मैं किसी क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कोई ऑडिट नहीं हुई है, तो आपका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ये चलिए अगर ऑडिट हुई है बट कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय ने ही करी है, तो भी उस केस में आपका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो अगर ऑडिट एक इंडिपेंडेंट मैनर में नहीं हो रही है, तो यही तो बोल रहा हूं कि उस केस में ऑडिट का होना या ऑडिट का ना होना कोई भी मायने यहां पर नहीं रखेगा। तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कब हासिल होगा? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कब हासिल होगा? अगर ऑडिट को एक इंडिपेंडेंट मैनर में कराया जाए। तो बात आई सर, ये इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है? तो इंडिपेंडेंसी का सिंपल मतलब बताऊं तो इंडिपेंडेंसी मींस जजमेंट ऑफ अ पर्सन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। कि मैं अपना काम जो करूंगा वो अपने तरीके से करूंगा, मेरे जजमेंट किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होंगे, मेरे जजमेंट किसी को खुश करने के लिए नहीं होंगे कि मैं ऐसा काम करूंगा तो सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। ऐसी बात नहीं करनी। आप अपने सरदार खुद हैं। आपको केवल अपने ही तरीके से, किसी और से इन्फ्लुएंस हुए बिना, किसी और के सबऑर्डिनेट हुए बिना आपको यहां पर अपना काम करना है। अगर ऑडिटर अपना काम इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं करता है और सामने वाली पार्टी को डाउट हुआ अगर कि ऑडिटर यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं था, तो उस केस में जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है वो हासिल यहां पर नहीं हो सकता। सो ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सब्जेक्ट टू ऑडिट। देखिए ध्यान से, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट the objective of audit can be achieved only if audit is conducted in an independent manner. Independency means judgment of a person should not be subordinate to the wishes of another person. Auditor should be independent of entity whose financial statement are subject to audit. Now, independence comprise both. इस जगह पर बच्चे आपका MCQ बन सकता है। MCQ इंडिपेंडेंसी में दो बात आती है, एक इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और एक इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। अब इनमें डिफरेंस क्या देखिए। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब है आपका स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड बोले तो आपकी एक मानसिकता कि आप जो काम करने के लिए जाएं वो इस तरह से आप बेटा काम करेंगे कि आपको वहां पर काम इंडिपेंडेंट तरीके से करना है। ये आपकी अपनी खुद की एक मानसिकता होनी चाहिए। तो ये ना हो कि आप क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं और आपकी एक इंडिपेंडेंसी का आपका स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, यानी आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना है, किसी के भी सबऑर्डिनेट नहीं होना, किसी से भी इन्फ्लुएंस वहां पर आपको नहीं होना। आपको काम प्रॉपर इंटीग्रिटी के साथ करना है, आपको काम प्रॉपर ऑब्जेक्टिविटी के साथ करना है। आपको एक्सरसाइज करना होगा एक एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या होता है ये? क्वेश्चनिंग माइंड का होना। कुछ भी अनयूजुअल टाइप का दिखाई दे तो क्वेश्चनिंग करिए, इंक्वायरी करिए, मामले को इन्वेस्टिगेट करिए कि सर यहां पर ये चीजें ऐसा क्यों हो रही हैं। अगर इस अप्रोच के साथ आप काम करेंगे तो मैं बोलूंगा कि हाँ, आपका एक प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड है। तो स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे इस तरीके से काम करना है कि मुझे ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है, मुझे इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। सर व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी? सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि मुझे प्रॉपर सिंसियरिटी के साथ काम करना है, ऑनेस्ट मैनर में काम करना है और मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से काम करना है। किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना, किसी से भी सबऑर्डिनेट आपको वहां पर नहीं होना। इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। लेकिन एक वर्ड यहां पर और हुआ, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। इसका मतलब कोई मुझे बता पाएगा व्हाट इज इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड इंडिपेंडेंट होना है और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस इंडिपेंडेंट दिखना है। इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है और इंडिपेंडेंट दिखना भी जरूरी है। अब आप खुद सोचिए कि आपने सपोज की विद्या रानी कसम खाई कि मैं क्लाइंट के यहां पर जाऊंगा और बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से काम करूंगा। मेरी एग्जांपल सुनना बच्चे ध्यान से, कि मैं क्लाइंट के यहां पर जाऊंगा और इंडिपेंडेंट तरीके से काम करूंगा।
बट अगर यूजर को आपकी इंडिपेंडेंसी पे डाउट हुआ, अगर यूजर को आपकी इंडिपेंडेंसी पे डाउट हुआ और यूजर को ऐसा लगता है कि ऑडिटर यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो भले ही आपका स्टेट ऑफ माइंड क्लियर रहा हो कि मैं इंडिपेंडेंट तरीके से काम करूंगा, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी को, यूजर को आपकी इंडिपेंडेंसी पे कोई डाउट अगर नजर आया, तब उस केस में बेटा आपका जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर, वो धरा का धरा रह जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव यहां पे अचीव नहीं होगा। सर इसका एग्जांपल देंगे? बिल्कुल दूंगा। एक क्लाइंट, सपोज कि बैंक में एक कंपनी अप्लाई करती है लोन के लिए। बैंक ने कहा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करवा के लेके आइए तो ही हम आपको लोन दे पाएंगे। बोले ठीक है। तो उसने, जो कंपनी का जो एमडी था, उसने अपने बेटे को अप्रोच किया, बोले यार तू सीए है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो कुछ पापा की ऑडिट कर। तो सपोज कि कंपनी के एमडी ने अपने बेटे को अपॉइंट कर लिया। फॉर अ टाइमिंग आप जरा कंपनी एक्ट को भूल जाइए, कभी आप कहे सर नहीं कंपनी के ऑफ जो डायरेक्टर हैं उनका रिलेटिव तो अपॉइंट नहीं हो सकता, उसको थोड़ा इग्नोर करिए। अभी मैं बता रहा हूं कि वहां पे वो डिस्क्वालिफिकेशन क्यों आई थी, कंपनी एक्ट में भी इसको डिस्क्वालीफाई क्यों किया, उसका भी लॉजिक, उसका भी एक रीजन आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो कंपनी के एमडी ने अपने लड़के को अपॉइंट किया। लड़के ने पहले कह दिया पापा देखो मैं आपकी कंपनी में ऑडिट करूंगा, लेकिन ध्यान रहे अगर मुझे कुछ भी गलत दिखाई दिया मैं रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूंगा, मैं उठा के रिपोर्ट सीधा मॉडिफाई करूंगा अगर मुझे कुछ भी गलत दिखाई दिया। पापा ने कहा ठीक है, आप ऑडिट करिए, मैं प्रॉपर आपको फीस का पेमेंट करूंगा, और कुछ भी गलत दिखाई दे तो बेटा तो मेरी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई कर देना। तो अब बेटे का स्टेट ऑफ माइंड क्लियर है, बेटे का स्टेट ऑफ माइंड क्लियर है कि वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगा, मतलब उसने वास्तव में इंडिपेंडेंट तरीके से काम किया है। उसके ऊपर उसके फादर का कुछ भी इन्फ्लुएंस, कुछ भी फादर उसके सबऑर्डिनेट नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन बेटे को ऑडिट में कोई भी गलती नहीं मिली और उसने अल्टीमेटली एक क्लीन रिपोर्ट वहां पे इश्यू करी, और ये क्लीन रिपोर्ट उसने अब बैंक में सबमिट करी कंपनी के एमडी ने। लेकिन एमडी साहब को मालूम चल गया कि ऑडिटर जो है वो कंपनी के एमडी साहब का लड़का है। तो आप सोचिए कि क्या एमडी साहब का लड़के ने अगर ऑडिट करी है तो क्या जो बैंक मैनेजर है वो क्या इस रिपोर्ट के ऊपर डिग्री ऑफ रिलायंस प्लेस कर पाएगा? क्या तो डिग्री ऑफ रिलायंस क्या रहेगा, वो कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? सर वो तो बहुत कम रहेगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर रहेगा। क्यों? बिकॉज कि बेटा उसको एक फैक्ट मालूम चला है, उसको एक फैक्ट मालूम चला कि जो ऑडिटर है वो कंपनी के एमडी का रिलेटिव है। अब भले ही उसका स्टेट ऑफ माइंड क्लियर रहा था, एमडी साहब के लड़के का स्टेट ऑफ माइंड भले ही क्लियर रहा था कि वो ऑडिट को इंडिपेंडेंट तरीके से करेगा, लेकिन लेकिन भी सामने वाली पार्टी आपके ऊपर कैसे विश्वास कर ले, बिकॉज आप तो एमडी साहब के लड़के हो ना, तो आप इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन आप इंडिपेंडेंट दिख नहीं रहे। दोनों चीजों का होना जरूरी है, आपकी मानसिकता का भी और दूसरा आपकी अपीयरेंस का भी। अपीयरेंस का मतलब क्या है कि भाई आप अवॉइड करिए ऑफ दोज significant fact and circumstances that are so significant that a third party could reasonably conclude that auditor's integrity, objectivity, attitude of professional skepticism is being compromised। भी सामने वाली पार्टी को अगर लगता है कि ऑडिटर ने अपनी इंटीग्रिटी के साथ, अपनी ऑब्जेक्टिविटी के साथ, अपने एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज किया है, इन सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांस को अवॉइड करना चाहिए, तो ही आप इंडिपेंडेंट दिखेंगे। दैट इज व्हाई कंपनी एक्ट के अंदर अगर आप देखें सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इसी पर्पस के लिए है। अब सपोज मेरे ऊपर कंपनी का 5 लाख से ज्यादा का कर्जा है और मैं कंपनी की ऑडिट कर देता हूं, सामने वाली पार्टी को यह मालूम चले कि अच्छा ये तो कंपनी का कर्जदार है, इसे कंपनी का कर्ज चुकाना था, तो हम इसकी रिपोर्ट पर कैसे विश्वास कर सके? तो वो उस केस में कोई भी एक यूजर आपकी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं कर पाएगा, और उस केस में जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। तो इंडिपेंडेंसी के बच्चे आपके दो फैक्टर होंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या है देखिए, इट इज द स्टेट ऑफ माइंड, मानसिकता, टू एक्ट विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस। आपको किसी और से इन्फ्लुएंस होकर काम नहीं करना, और काम करना है प्रॉपर आपको आईपीओ के साथ। एक कोड दे रहा हूं याद करने के लिए, काम करना है आईपीओ के साथ। व्हाट इज आई? इंटीग्रिटी,
पीस फॉर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और एक्सरसाइज करना है प्रॉपर आपको ऑब्जेक्टिविटी। तो स्टेट ऑफ माइंड टू एक्ट विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंसेस, टू एक्ट विद इंटीग्रिटी एंड एक्सरसाइज, दो बातें, ऑब्जेक्टिविटी एंड एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। व्हाट इज इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस? It is the avoidance of those facts and circumstances that are so significant that a third party could reasonably conclude that auditor's integrity, objectivity or professional skepticism has been compromised। इसको जरा ध्यान से आप देखना। पहले तो इस टॉपिक पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ये तीन कीवर्ड आपके पास होने चाहिए, एक इंटीग्रिटी, दूसरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी। तो स्टेट ऑफ माइंड में आप क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड में आप क्या लिख के आएंगे? इट इज द स्टेट ऑफ माइंड टू एक्ट विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस। सेकंड, टू एक्सरसाइज विद इंटीग्रिटी, एंड एक्सरसाइज करना है आपको दो बातें, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस? तो इसमें पहले दो कीवर्ड दिमाग में आप ये फिक्स करेंगे, अवॉइडेंस ऑफ दोज फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, अवॉइडेंस ऑफ दोज फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो कि इतने ज्यादा मैटेरियल हैं, दैट आर सो सिग्निफिकेंट कि एक थर्ड पार्टी क्या कंक्लूड कर सकती है कि ऑडिटर ने अपने आईपीओ के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है, ऑडिटर ने अपने आईपीओ के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है। व्हाट इज आई? इंटीग्रिटी, पी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड ओ ऑब्जेक्टिविटी। अवॉइडेंस ऑफ दोज फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस that are so significant that a third party would reasonably conclude that auditor's IPO had been compromised। तो कंपनी एक्ट में मोस्ट ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन जो आपको देखने को मिलेंगी वो इसी पॉइंट पर है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए। अगर ऑडिटर का स्टेट ऑफ माइंड क्लियर है कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से ही काम करेगा, लेकिन उसकी जो अपीयरेंस है उसमें इंडिपेंडेंसी दिखाई नहीं दे रही है, वहां पर कोई थ्रेट दिखाई दे रहा है इंडिपेंडेंसी के ऊपर, देन इन दैट केस हम यही कहेंगे कि भाई यहां पर हम इसकी रिपोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। खुद सोचिए ना कि अगर मैं आपको एक ऐसी कंपनी की रिपोर्ट दूं जिसको की साइन किया है, जिसपे की ओपिनियन दी है कंपनी के ऑफिसर ने, कंपनी के एम्प्लॉय ने, तो क्या उस केस में आप कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या ज्यादा डिग्री ऑफ रिलायंस प्लेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और उस केस में जो ऑडिट का आपका ऑब्जेक्टिव था वो अचीव बेटा वहां पर नहीं हो पाएगा। तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अचीव तभी होगा जब ऑडिटर इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे और उसकी इंडिपेंडेंसी दिखाई भी दे। तो इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है और इंडिपेंडेंट दिखना भी जरूरी है, होना भी जरूरी और दिखना भी जरूरी। एग्जाम में इंडिपेंडेंसी का टॉपिक ये 4 से 5 नंबर के बेटा जी प्लीज आप मार्क करना। अगर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आता है तो इंडिपेंडेंसी का मतलब आपको बताना है। फिर इंडिपेंडेंसी के जो दो फैक्टर हैं, ये इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, ये आपको बताना है। फिर इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। प्लीज जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में कि ये आज का हमारा पहला टॉपिक इंडिपेंडेंसी का क्लियर है या नहीं है। रिप्लाई बेटा प्लीज फास्ट करना। देखो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि रिप्लाई प्लीज फास्ट करिए। रिप्लाई प्लीज फास्ट करिए, जल्दी से प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट करके मुझे कंफर्म करिए कि इंडिपेंडेंसी का टॉपिक क्लियर है या नहीं है। कोई भी डाउट है प्लीज अपने डाउट जल्दी से आप रेज करिए। तो थोड़ी सी स्पीड हमको मेंटेन करनी होगी। मैं पहले बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट के साथ देखो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट में आपको पूरा दूंगा, बट फास्ट ट्रैक बैच है, थोड़ा स्पीडली होगा और थोड़ा सा मैं आपके भी एंड पर एक जल्दी रिप्लाई की मैं उम्मीद करूंगा। यस सर क्लियर है। नाउ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसे केवल रीड करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांस यहां पर नहीं होंगे। व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो भी कुछ भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है, आप इमेजिन करिए क्या, बैलेंस शीट को आप इमेजिन करिए जरा, कंपनी के एसपीएल को आप इमेजिन करिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप इमेजिन करिए जरा, डिस्क्लोजर्स को। तो जो भी कुछ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ना, ऑल दीज आर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस आती हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर इवेंट्स आती हैं,
इसके अंदर अकाउंट बैलेंसेस आते हैं, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर एसेट हो या फिर वो कोई पर्टिकुलर लायबिलिटी हो, और इसके अंदर जितने भी आपके डिस्क्लोजर्स होते हैं वो आते हैं। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, अकाउंट बैलेंसेस, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर एग्जांपल दें ट्रांजैक्शन का तो परचेज एंड सेल, दीज आर द ट्रांजैक्शन। अगर एग्जांपल दें अकाउंट बैलेंस के ऊपर तो ट्रेड रिसेबल, ट्रेड पेबल्स, दीज आर द अकाउंट बैलेंसेस। एग्जांपल दें अगर हम डिस्क्लोजर को लेकर तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज, दीज आर द डिस्क्लोजर्स। सर इवेंट पे एग्जांपल नहीं आया, चलिए बैड डेट का होना, बैड डेट का होना ये क्या है, इवेंट है, तो ये भी क्या एक तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ट्रांजैक्शंस आती हैं, इवेंट्स आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो अकाउंट बैलेंसेस होते हैं बेसिकली वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, एंड डिस्क्लोजर्स आएंगे। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अल्टरनेटिवली एक नाम से और एड्रेस किया जाता है, आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका एक सेपरेट चैप्टर है, आपका एक सेपरेट चैप्टर है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिफरेंट आइटम्स की अगर हम वहां पे बात करेंगे तो डिफरेंट आइटम्स में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, सर मुझे परचेज देखने को मिलेगा, मुझे वहां पर सेल्स देखने को मिलेगी, मुझे वहां पर शेयर कैपिटल देखने को मिलेगी, मुझे वहां पर रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिलेंगे, मुझे वहां पर बोरोइंग्स देखने को मिलेंगी, मुझे वहां पर एसेट्स देखने को मिलेंगी, मुझे वहां पर डिस्क्लोजर्स देखने को मिलेंगे। उस चैप्टर में एग्जाम में मान के चलिए बेटा 14 से लगभग 17-18 नंबर तक की कवरेज एक सिंगल चैप्टर से आती है, और जिस पर बच्चा जनरली क्या होता है, वीक होता है। ये बात तो आप भी रियलाइज करेंगे कहीं ना कहीं कि आपका एक चैप्टर है ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और डिफरेंट आइटम के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन कर रहे होंगे, परचेज, सेल, असेट, लायबिलिटीज, डिस्क्लोजर्स एटसेट्रा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज एंटिटी। एंटिटी पर क्वेश्चन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन की रेंज होगी वो एमसीक्यू और करेक्ट और इनकरेक्ट। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। देखो बच्चे मैं आपको साथ साथ हर एक टॉपिक पे ना मार्क करवाता हुआ चलूंगा कि किस टॉपिक पर कौन सा रेंज पॉसिबल है। जैसे कल का जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था, तो कल के लेक्चर में कहीं पर भी कोई भी डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा। कल के लेक्चर में केवल एमसीक्यू या करेक्ट और इनकरेक्ट वो आपको देखने को मिलेगा। आज के लेक्चर की बात करते हैं जो कि हमारा सेकंड लेक्चर है, तो इस लेक्चर की बात करें तो केवल एक टॉपिक अभी तक आया जहां पर एक डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का पॉसिबल है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अदरवाइज जो हमने एक सेकंड टर्म डिस्कस करी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा। नाउ तीसरी टर्म की बात करते हैं जो मीनिंग में आ रही है, एंटिटी। व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी का मतलब होता है बेटा ऑडिटी। एंटिटी मतलब ऑडिटी, जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो। और ऑडिटी तो कोई भी हो सकता है, ऑडिट में बी कंडक्टेड फॉर एनी टाइप ऑफ एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, irrespective of its size and the legal structure। तो ऑडिट कैन बी कंडक्टेड फॉर एनी एंटिटी। क्या ये बताइए केवल कंपनी में ही ऑडिट होती होंगी? क्या केवल कंपनी में ही ऑडिट होती होंगी? नहीं सर, ऑडिट तो एक पार्टनरशिप फर्म में भी पॉसिबल है, ऑडिट तो एक ट्रस्ट में भी पॉसिबल है, ऑडिट तो किसी सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी पॉसिबल है, ऑडिट तो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की भी पॉसिबल होगी, ऑडिट तो एक इंडिविजुअल की भी पॉसिबल होगी। तो ऑडिट तो भाई साहब किसी भी एंटिटी में आप कर सकते हो, कोई मतलब नहीं कि प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं है। जैसे अगर मैं बात करता हूं सोसाइटी की, एक ट्रस्ट की, किसी एनजीओ की, तो ये कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड तो नहीं होते ना, लेकिन फिर भी कि यहां पर ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट आती है, करवा लीजिए आप ऑडिट। लेकिन कुछ ऐसी एंटिटी जो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, जस्ट लाइक कि कोई कंपनी है, रिलायंस है, इंफोसिस है, टाटा है, कि क्या ये नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है? क्या नहीं। लेकिन क्या इनके यहां पर ऑडिट होती है? बिल्कुल होती है। तो ऑडिट तो आप किसी भी एंटिटी में कर सकते हो, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, इररेस्पेक्टिव ऑफ, कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता इसका साइज, इसका लीगल स्ट्रक्चर, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल स्ट्रक्चर। सर साइज से मतलब क्या है कि स्मॉल एंटिटी है या लार्ज एंटिटी है? स्मॉल एंटिटी या लार्ज एंटिटी, हमें साइज से मतलब नहीं है,
हमें मतलब नहीं है लीगल स्ट्रक्चर से। सर व्हाट इज कॉल्ड लीगल स्ट्रक्चर? इसको मैं बोल सकता हूं फॉर्म, कि किस फॉर्म में किस तरीके से एंटिटी को स्टैब्लिश किया गया है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। अच्छा ये बताइए, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, दोनों के दोनों प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं, लेकिन अगर बात करें उनके लीगल स्ट्रक्चर को लेकर, तो एक पार्टनरशिप फर्म का और एक कंपनी का क्या लीगल स्ट्रक्चर सेम है? देन आंसर इज नो, लीगल स्ट्रक्चर यहां पर सेम नहीं है। तो बोले इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल स्ट्रक्चर, साइज से और लीगल स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडिट को हम कर सकते हैं किसी भी एंटिटी में, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड द लीगल स्ट्रक्चर। सर एग्जांपल देंगे कुछ एंटिटी के? बिल्कुल, देखिए एंटिटी के एग्जांपल क्या क्या है। सोल ट्रेडर हो सकता है कोई, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, क्लब हो सकता है, एटसेट्रा। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। अच्छा अब जरा मुझे आप ये बताइए, एंटिटी के साइज को देखते हुए, एंटिटी के नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हुए, या फिर एंटिटी के फॉर्म, फॉर्म बोले तो लीगल स्ट्रक्चर को देखते हुए, जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और ऑडिट का स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट सेम रहेगा या फिर चेंज होगा? रिप्लाई कर दीजिए, सेम के लिए रिप्लाई कर दो ए और चेंज के लिए रिप्लाई कर दो बी। साइज, नेचर ऑफ बिजनेस और फॉर्म, इनके बेस पर जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है और जो ऑडिट का स्कोप है वो सेम रहेगा या बच्चे वो चेंज होगा? जल्दी से प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए ए और बी। एंटिटी के साइज, नेचर ऑफ बिजनेस और फॉर्म के बेस पर देखा जाए तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और ऑडिट का स्कोप वो सेम रहेगा या चेंज होगा? तो रिप्लाई बेटा प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, रिप्लाई फास्ट आने चाहिए। ये सेशन, ये क्लासेस तभी आपके लिए बहुत इफेक्टिव होंगी। साइज, नेचर ऑफ बिजनेस और फॉर्म को अगर देखा जाए इनके बेसिस पर, तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और ऑडिट का स्कोप सेम रहेगा या वो चेंज हो जाएगा? बच्चा एक बोल रहा है सर ये चेंज होगा। बेटा चेंज नहीं होगा, बाकी बच्चों के आंसर सही थे, ये सेम रहेगा। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव पर और ऑडिट के स्कोप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट करने के लिए जाता हूं और मैं अगर एक कंपनी की ऑडिट करने के लिए जाता हूं, तो बताइए क्या साइज, नेचर ऑफ बिजनेस या फॉर्म, अगर फॉर्म की बात करें, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी दोनों का फॉर्म सेम है या अलग अलग है? सब फॉर्म यहां पर अलग 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 है। एक पे पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल है और एक पर कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है, लेकिन एज ऑडिटर जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या रहेगा? एज ऑडिटर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेगा? एक्सप्रेस करना एक ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम रहेगा ना? या चलिए ऑडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ये भी सेम रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। और स्कोप में आप क्या रखेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपको उस एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही चेक करना होगा। तो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव पर और ऑडिट के स्कोप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंटिटी के साइज के बेस पर, एंटिटी के नेचर ऑफ बिजनेस के बेस पर या एंटिटी के फॉर्म के बेस पर, वो हमेशा सेम रहता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ एंटिटी। एग्जाम में एक बार लगा हुआ है बच्चे ये करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए, इसको मार्क कर सकते हो आप फॉर करेक्ट और इनकरेक्ट। अच्छा नोट्स आप सभी बच्चों के पास आ गए ना? ये वाले नोट्स आप सभी बच्चों के पास है ना? नोट्स पर बेटा बहुत मेहनत की गई है, नोट्स बहुत कमाल के हैं, पूरी कवरेज आपको चैप्टर्स की इन नोट्स के अंदर देखने को मिलेगी, बिलीव मी। तो बस आपको ना इन नोट्स को घोट के पी जाना है। घोट के पीने का मतलब कि हर एक टॉपिक पर गो थ्रू करना है,
कंटेंट कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसी है, उस चीज को ध्यान में रखना है, बिकॉज एग्जाम में स्कोर करना है ना आपको ऑडिट में। तो एक तो कंटेंट और दूसरा आपका प्रेजेंटेशन, ये दोनों बहुत मायने रखेगा। कॉन्सेप्ट तो देखो आपको मिल रहा है, कॉन्सेप्ट तो मैं भी आपको डिलीवर कर रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली कि एग्जाम में आपको लिखकर क्या आना है, वो कंटेंट क्या रहेगा और वो प्रेजेंटेशन क्या रहेगी, ये नोट्स काफी हद तक ये दो चीजों में आपको हेल्प करेंगे। ओपिनियन, द पर्पस ऑफ ऑडिट, the purpose of audit is to enhance the degree of confidence of the intended user in the financial statement. This is achieved by expression of opinion by the auditor. फिर ऑडिट कराने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑडिट कराने का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये कैसे इंक्रीज होगा? जब एक ऑडिटर कंपनी के या किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपनी ओपिनियन देगा। तो पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दिस इज अचीव्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बाय द ऑडिटर। So primary objective of auditor is to express an opinion on the true and fair view of the financial information या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो बच्चे, मैं शुरू से ही कॉन्सेप्ट के पर्पस के लिए ये बोल रहा हूं कि आपकी ओपिनियन किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे भी पॉसिबल है और आपकी ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी पॉसिबल है। कल मैंने एग्जांपल दिए थे आपको कि अगर आप इन्वेंट्री की ऑडिट कर रहे हो, केवल इन्वेंट्री की, तो आपकी ओपिनियन केवल किसके ऊपर आएगी? इन्वेंट्री के ऊपर आएगी। इन्वेंट्री क्या है? एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। या क्लाइंट आपको अपॉइंट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी ओपिनियन देने के लिए। दोनों ही केसेस में ये फाइनेंशियल ऑडिट है, बट डिफरेंस क्या है कि एक जगह पर तो आप केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन दे रहे हो और दूसरे केस में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी ओपिनियन दे रहे हो। लेकिन आपका जो सिलेबस है वो केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कवर करता है। आपके सिलेबस के अंदर, सीए इंटर लेवल पे सिलेबस के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ओपिनियन को शामिल नहीं कर रखा था। The purpose of audit is to enhance degree of confidence of the intended user in the financial statement. This is achieved by expression of opinion by the auditor. So primary objective of auditor is to express an opinion on the true and fair view of the financial information या फिर financial statement। अब एग्जाम में देखिए ध्यान से, तो अगर हम ऑडिट के मीनिंग की जो बात कर रहे थे उसमें कौन कौन सी टर्म अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, एक बार जल्दी से ऑडिट के मीनिंग को रिवाइज करिए। Audit is independent examination of financial information of any entity to express an opinion on the true and fair view of the financial information या फिर financial statement। तो independent examination क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव तभी हासिल होगा जब ऑडिट को इंडिपेंडेंट तरीके से करवाया जाए। इंडिपेंडेंसी का मतलब जजमेंट ऑफ अ पर्सन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। Auditor must be independent of the entity whose financial statement are subject to audit. And independency comprises दो बातें, independence of mind and independence in appearance। Independence of mind का मतलब क्या है? State of mind, किस बात का? To act without being affected by influences, to exercise integrity, काम करना है आपको इंटीग्रिटी के साथ, एक्सरसाइज करना है आपको ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। And independence in appearance, it is avoidance of those facts and circumstances which are so significant that a third party would reasonably conclude that auditor's IPO had been compromised। IPO का मतलब क्या है? Integrity, professional skepticism and objectivity। Thereafter फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन आ सकती है, इवेंट आ सकता है, अकाउंट बैलेंस आ सकता है, कोई भी डिस्क्लोजर आ सकता है। एंटिटी की हमने बात करी, ऑडिट में बी कंडक्टेड फॉर एनी काइंड ऑफ एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल स्ट्रक्चर वेयर सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात आई ओपिनियन की, तो ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस of the intended user on the financial statement, ये तभी हासिल होगा जब ऑडिटर अपनी एक ओपिनियन को यहां पे एक्सप्रेस करे। So in an auditing engagement, primary objective of auditor is to express an opinion on the true and fair view of the financial statement। तो अब दो टर्म हमारे यहां पे डिस्कस करने से रह जाती हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज ट्रू एंड फेयर व्यू, व्हाट इज ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड सेकंड वन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं।
ये दो टर्म डिस्कस करने के बाद हमारा पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा इस ऑडिट के मीनिंग का। बात करते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर। ट्रू एंड फेयर व्यू एग्जाम में इसके ऊपर 2 से 3 बार 5-5 नंबर के, या पहले 6 नंबर में भी क्वेश्चन थे, आज के टाइम पे हम देखते हैं क्वेश्चन की जो रेंज है वो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में सिमट कर रह गई है। पहले जब ओल्ड सिलेबस था, यानी एग्जिस्टिंग सिलेबस जो अभी आपका है, उससे पहले जो सिलेबस चलता था, वहां पर क्वेश्चन बेटा 8-8 नंबर के और 10-10 नंबर के भी पूछे जाते थे। 6 नंबर का क्वेश्चन था, 8 नंबर का था, 10 नंबर का था। लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग आपका स्कीम चल रही है उसके अंदर मैं क्वेश्चन देखता हूं तो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इससे ऊपर की रेंज में क्वेश्चन नहीं लगता। तो ट्रू एंड फेयर व्यू पर एग्जाम में पीछे 5-5, 6-6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आज के टाइम पे सर पूछता है तो 4 से 5 नंबर के लिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहां पर पॉसिबल होगा। ओपिनियन पर क्वेश्चन केवल एमसीक्यू टाइप का ही पॉसिबल होगा, एमसीक्यू करेक्ट और इनकरेक्ट। एंटिटी पे मैंने आपको ऑलरेडी मार्क कराया हुआ था। ट्रू एंड फेयर व्यू, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर एक और देखिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चन लगा हुआ था ये, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रू एंड फेयर व्यू इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट बट सम स्पेसिफिक पॉइंट्स मस्ट बी सीन बाय ऑडिटर टू एंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू। डिस्कस, समझिए इस टॉपिक को ध्यान से। ट्रू एंड फेयर व्यू, in an audit of financial statement, auditor is expected to express an opinion. Auditor is expected to express an opinion किसके ऊपर? On the true and fair view of the फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके सिलेबस में केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट को ही कवर किया गया है। So in an audit of financial statement, auditor is expected to express an opinion on the true and fair view of the financial statement। अब बात ये आई कि सर ट्रू एंड फेयर पर ही क्यों नहीं, ट्रू एंड फेयर पे ही क्यों नहीं, व्हाई नॉट ऑन ट्रू एंड करेक्ट व्यू। ट्रू एंड करेक्ट व्यू पर मैं अपनी ओपिनियन क्यों नहीं दे रहा, ट्रू एंड फेयर पे ही मैं अपनी ओपिनियन यहां पर क्यों दे रहा हूं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन इस जगह पर करेक्ट और इनकरेक्ट का लगा हुआ है कि इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड करेक्ट व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, से करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आंसर तो निकाल दिया होगा आपने बच्चों, इस जगह पर आंसर क्या निकल के आएगा? इनकरेक्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी कि इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड करेक्ट व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जबकि मैं ट्रू एंड करेक्ट व्यू पर ओपिनियन नहीं देता, मैं ओपिनियन देता हूं किसके ऊपर? ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर। और यहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो आंसर आएगा ना रीजन देते हुए, वो गलत आएगा। शायद आप भी अगर अपने एंड पे आंसर निकाल रहे हो तो आप ये कहते हैं सर ऑडिट के अंदर हम जो एक एश्योरेंस लेवल की बात करते हैं, वो अभी वो टॉपिक डिस्कस नहीं किया मैंने आपसे, फिर भी चलिए इस जगह पर वो एक टॉपिक का और इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कि ऑडिट में आप कौन से लेवल का एश्योरेंस की बात करते हो। तो हमारे पेपर का नाम क्या है? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। कि आपको ऑडिट करनी है और ऑडिट के बेस पर आपको अल्टीमेटली एक ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है। तो ऑडिट में आपका लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होता है? ऑडिट में आपका लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होता है? दो ऑप्शन अगर मैं आपको दूं, रीजनेबल एश्योरेंस और दूसरा एब्सोल्यूट एश्योरेंस, तो उस केस में आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा, इसका आंसर होता है रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिट में हम एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि मैं ऑडिट कर रहा हूं और शायद कोई गलती, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट मुझसे बच जाए, मैं डिटेक्ट ना कर पाऊं
और एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पर कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, एक चांस है, पॉसिबिलिटी है कि मेरे एंड पर एक क्लीन रिपोर्ट जा सकती है, दिस रिस्क इज कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है? रिस्क ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, कि मेरी ओर से एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन जा सकती है। भाई हो सकता है कि क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हो, क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हो, लेकिन मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके शायद इन गलतियों को ढूंढ ना पाऊं, और अगर मैं इन गलतियों को ढूंढ नहीं पाया तो उस केस में मेरे ओर से एक गलत रिपोर्ट जा सकती है। दैट इज वाई ऑडिट में हम एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात नहीं करते। एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो मतलब क्या हो गया? जस्ट लाइक ए गारंटी, कि भाई मैं एक प्रॉपर एक कमिटमेंट कर रहा हूं कि यहां पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है, किसी में हिम्मत है तो मेरी बात को गलत साबित करके दिखा दे। ऑडिट में ऐसा नहीं होता। ऑडिट में जो आप अपनी ओपिनियन दे के आते हो तो वहां पर केवल एक रीजनेबल एश्योरेंस की बात होती है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात नहीं होती। रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो है कि एक सीए एग्जामिन करके अपनी बात रख रहा है, वैल्यू होगी या नहीं होगी? सीए की बात की वैल्यू होगी। तो रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, लेकिन ये एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? ड्यू टू ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, कि मैं कितना ही अच्छा ऑडिटर क्यों ना हूं, लेकिन मेरे एंड पे भी पॉसिबिलिटी है, इट इज इनहेरेंट लिमिटेशन, कि मेरे एंड पे भी कोई गलत रिपोर्ट जा सकती है, कोई गलती मुझसे बच सकती है। सो ऑडिट में हम केवल और केवल रीजनेबल एश्योरेंस की बात करते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस यहां पर पॉसिबल नहीं है ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, जहां पर हम ऑडिट रिस्क की बात करते हैं कि मेरे ओर से भी कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होने से रह सकती है। तो अगर मैं क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछूं आपसे कि भाई साहब बताइए कि ऑडिटर जो एक्सप्रेस करता है ओपिनियन, वो ट्रू एंड फेयर व्यू पे सॉरी ट्रू एंड करेक्ट व्यू पे करता है, से करेक्ट और इनकरेक्ट, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका आंसर तो सही अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन रीजन प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। रीजन बच्चे यहां पर ये प्रॉपर नहीं आ पाएगा। भाई रीजन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? रीजन यही आएगा, हाँ सर ऑडिटर ट्रू एंड करेक्ट व्यू पर ओपिनियन नहीं देता, ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन देता है, क्योंकि यहां पर 1% सही रिपोर्ट गलत जाने के चांस हैं, इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, ऑडिट रिस्क होता है, जिसकी वजह से एक गलत रिपोर्ट जाने के चांस बन सकते हैं, इसलिए हम केवल ट्रू एंड फेयर की बात करते हैं। ये रीजन सही नहीं है, ये रीजन सही नहीं है। तो रीजन सुनिए बच्चे क्या है ध्यान से। ऑडिट में मैं ट्रू एंड करेक्ट व्यू पर ओपिनियन नहीं देता, ऑडिट में मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू पे ही रिपोर्टिंग करता हूं। अब ट्रू एंड फेयर व्यू पे ही क्यों करता हूं, इसका रीजन समझिए ध्यान से। यह बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर सबसे पहले कौन रेस्पॉन्सिबल? सबसे पहले कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? दो ऑप्शन हैं, मैनेजमेंट या ऑडिटर। जल्दी से रिप्लाई करिए, रिप्लाई बस साथ साथ करना है आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सबसे पहले कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? रिप्लाई बस प्लीज थोड़ा फास्ट करना, रिप्लाई मेरे पास आने शुरू हो गए हैं। सर सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, एग्जैक्टली सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और जब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, जब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, तब जिम्मेदारी वहां पर किसकी शुरू हो जाएगी? ऑडिटर की। और इसकी जिम्मेदारी क्या होगी? टू एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड
एक्सप्रेस एन ओपिनियन, कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करके इनके ऊपर आपको एक ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। बात क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने पर अगर मैं एक एग्जांपल दूं कंपनी एक्ट से, तो कंपनी एक्ट में एक सेक्शन होता है 128 जो डील करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और एक सेक्शन है 129 जो डील करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और यह कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से मेंटेन करने हैं विच प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू। कंपनी एक्ट का सेक्शन 128 और कंपनी एक्ट का सेक्शन 129 ये कहते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 128 इज फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड 129 इज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनाने हैं विच प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं हूं ऑडिटर और आप सपोज मैनेजमेंट और मैं ऑडिटर। आपकी ड्यूटी क्या लगाई है कंपनी एक्ट ने? कंपनी एक्ट ने आपकी ड्यूटी क्या बनाई? बोले आपकी ड्यूटी ये है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, किस तरीके से? विच प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू। अब कंपनी एक्ट ने मुझे बुलाया, अब मुझसे कहा कि देखो ऑडिटर, मैंने इन नालायकों से, नालायक कौन? मैनेजमेंट, कि मैंने इनसे 128 में कहा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए विच प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू, और मैंने इनसे 129 में कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराइए विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए विच प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप जरा जाके चेक करो कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन किए हैं या नहीं किए। कंपनी एक्ट ने आपकी ड्यूटी लगाई है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने को लेकर, इस तरीके से जो प्रोवाइड करे ट्रू एंड फेयर व्यू। अब कंपनी एक्ट ने मुझे पकड़ लिया और कंपनी एक्ट का सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, 143 सबसेक्शन 2 इन्होंने यहां पर लगाई है मेरी ड्यूटी कि भाई साहब ऑडिटर आप एक ओपिनियन दीजिए। किसके ऊपर? कि इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू पर बनाया है या नहीं बनाया। अब खुद सोचिए, जो चीजें बनती ट्रू एंड फेयर पर हैं, जो चीजें बनती ट्रू एंड फेयर पर हैं, क्या मैं उनके ट्रू एंड करेक्ट व्यू पर रिपोर्ट करूंगा या मैं उनके ट्रू एंड फेयर व्यू पर रिपोर्ट करूंगा? सिंपल सी बात है कि अगर आपने पेपर दिया है ईआईएसएम का, तो क्या उसको मैं चेक करूंगा कि भाई साहब आपने ऑडिट का पेपर सही दिया नहीं दिया? तो जो आपने पेपर दिया है वही तो मैं चेक करूंगा। अगर पेपर ईआईएसएम का हुआ है तो उसके ऊपर जो चेकिंग होगी वो तो ईआईएसएम के अकॉर्डिंग ही होगी ना। वहां पर क्या मैं ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर चेक कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। जो चीज बनती ट्रू एंड फेयर पर है तो उसके ट्रू एंड फेयर व्यू पे तो रिपोर्ट होगा। जो चीज बनी ही ट्रू एंड फेयर व्यू पर है उसके ट्रू एंड फेयर व्यू पे तो रिपोर्ट होगा। अगर देखो, अगर कंपनी एक्ट में सपोज बच्चे, अगर कंपनी एक्ट में यह लिखा होता कि 128 में और 129 में जो टर्म थी, अगर वो ट्रू एंड फेयर ना होके सपोज अगर ये ट्रू एंड करेक्ट होता, अगर कंपनी एक्ट में सेक्शन 128 में एंड सेक्शन 129 में ट्रू एंड फेयर ना होके अगर ट्रू एंड करेक्ट होता, तो पता है आपको अपनी ओपिनियन किस पर देनी पड़ती? फिर पता है बच्चे, आपको अपनी ओपिनियन किसके ऊपर देनी पड़ती? मुझे ट्रू एंड करेक्ट व्यू पर ओपिनियन देनी होती। तो आप जो बच्चे समझते हो ना, तो इतना तो सभी बच्चों को आंसर पता होता है कि हाँ, ऑडिट में मैं ट्रू एंड करेक्ट व्यू पर रिपोर्टिंग नहीं करता, ऑडिट में मैं ट्रू एंड फेयर व्यू पर रिपोर्ट करता हूं। इतना सभी बच्चों को पता होता है, बट उसका जो रीजन होता है वो मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता। वो रीजनिंग में ये लिख के आते हैं कि भाई ऑडिट में तो हम रीजनेबल एश्योरेंस की बात करते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से गलत ओपिनियन जा सकती है, दैट इज व्हाई करेक्ट व्यू पॉसिबल नहीं है, हम फेयर व्यू पर रिपोर्ट करके आते हैं। ऐसा नहीं होता। आप ये देखिए ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सबसे पहली जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की आती है। आपकी जिम्मेदारी तो तब आती है जब वो अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट कर लेते हैं, और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना।
मैनेजमेंट की जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, किस तरीके से, विच प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू। तो जो चीज बनती ही ट्रू एंड फेयर व्यू पर है, उसके ट्रू एंड फेयर व्यू पे तो रिपोर्ट होगा। दैट इज वाई कि ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात ये आई कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड करेक्ट व्यू पे क्यों नहीं बन सकते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड करेक्ट व्यू पे क्यों नहीं बन सकते, कंपनी एक्ट क्यों ट्रू एंड फेयर व्यू पे इनको बनवा रहा है। Why financial statement cannot be prepared on true and correct view basis? True and correct view पर इनका बनना क्यों पॉसिबल नहीं। तो बेटा आज के टाइम पर देखा जाए तो केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ही नहीं देखनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर केवल और केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच कर गया, ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, बैलेंस शीट मैच कर गई, तो आप बोले कि नहीं ये बिल्कुल सही बना है, ऐसा नहीं होता। आज के टाइम पर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में आज के टाइम पर बहुत सारे डिसीजंस, जजमेंट्स, एजम्पशंस, एस्टिमेशंस आते हैं। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का जजमेंट आपको लेना होता है, आपको अकाउंटिंग एस्टिमेशन करने होते हैं, जजमेंट्स वहां पर आते हैं। तो ये बताइए कि जजमेंट जहां पर चीजें जजमेंट आती हैं, जहां पर एस्टिमेशंस आते हैं, डिसीजन मेकिंग हो रही है, वहां पर चीजें ट्रू एंड करेक्ट व्यू पर पॉसिबल ही नहीं है। 1% ही सही चांस है कि अकाउंटिंग एस्टिमेशन का आपका जजमेंट गलत हो जाए, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन का जजमेंट आपका गलत हो जाए। दैट इज वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू पर बनते हैं। और जो चीज ट्रू एंड फेयर व्यू पर बनती है वो ट्रू एंड करेक्ट व्यू पर कैसे रिपोर्ट हो जाएगी। जो बनी ट्रू एंड फेयर पर है तो यही तो रिपोर्ट करूंगा कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू पर बने हैं नहीं बने। अब बनी ट्रू एंड फेयर पर है, रिपोर्टिंग मुझसे करवा रहे हो आप ट्रू एंड करेक्ट व्यू पर, इलॉजिकल है, इलॉजिकल है। तो बच्चे मैं अब उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आपको आया होगा। कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 128 एंड 129 ऑफ कंपनी एक्ट, एग्जैक्टली कि कंपनी एक्ट के सेक्शन को आप देख लीजिए उठा के। 128 में और 129 दोनों के सबसेक्शन 1 के अंदर क्लियर कहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट 128 सबसेक्शन 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 का सबसेक्शन 1, वहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू की बातें आती हैं, ट्रू एंड करेक्ट व्यू की बातें नहीं है। और जब मैं एज ऑडिटर इनको चेक करूंगा तो मैं इनके ट्रू एंड फेयर व्यू पे ही रिपोर्ट करूंगा। दैट इज वाई कि मैं ट्रू एंड करेक्ट व्यू पर रिपोर्ट नहीं करता, मैं ट्रू एंड फेयर व्यू पे ही रिपोर्ट करता हूं। अब फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू पे ही क्यों बनते हैं, ट्रू एंड करेक्ट व्यू पे क्यों नहीं बनते, इसका भी लॉजिक, इसका भी रीजन बच्चे मैं आपको यहां पर प्रॉपर तरीके से दे चुका हूं। अब बात यह आई कि जब आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो मुझे ट्रू एंड फेयर व्यू पर रिपोर्ट करना है। क्यों करना है इसका लॉजिक मैंने आपको दे दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है ये किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं कर रखा। कंपनी एक्ट भले ही कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए विच प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करिए विच प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू, ऑडिटर आप रिपोर्ट करिए 143 सबसेक्शन 2 ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर। बट व्हाट इज ट्रू एंड फेयर इज नॉट डिफाइंड अंडर एनी एक्ट, अंडर एनी लेजिस्लेशन, कहीं पर भी डिफाइन नहीं कर रखा। So reporting on true and fair view becomes a matter of professional judgment of auditor कि ट्रू एंड फेयर व्यू पे आपको रिपोर्ट करना है, बट ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है ये किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं कर रखा। तो सोचिए कि मैं एक एंटिटी के यहां पर ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं, मुझे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू पर रिपोर्ट करना है, लेकिन ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है ये किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं कर रखा। सो इट बिकम्स अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, और अपना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करते हुए फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो करना चाहिए, किन किन बातों को बेसिकली मुझे ध्यान में रखना चाहिए। तो कुछ इलस्ट्रेटिव पॉइंट यहां बताए गए कि आप ऑडिटर ये देख लीजिए, असेट्स का अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन तो नहीं है, असेट को लेके कोई, किसी भी मैटेरियल असेट को लेकर कोई ओमिशन तो नहीं है, मैटेरियल लायबिलिटी को लेके कोई ओमिशन तो नहीं है, असेट पे अगर कोई चार्ज था वो चार्ज प्रॉपरली आपने डिस्क्लोज किया है या नहीं करा, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है या फिर कह सकते हो कि जो एक्सेप्शनल आइटम है, नॉन रिकरिंग आइटम है, उनको आपने प्रॉपर वे में डिस्क्लोज किया है या नहीं करा, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन प्रॉपर है या नहीं है, डिस्क्लोजर्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आए हैं या नहीं आए। कुछ इलस्ट्रेटिव पॉइंट बताए गए, इन पॉइंट्स को आप चेक कर लीजिए फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। पढ़ के देखिए ट्रू एंड फेयर व्यू।
True and fair is a fundamental, basic concept of auditing. Primarily, it is the responsibility of management of entity to prepare books of account and financial statement in such a manner that provide true and fair view. Primary responsibility of auditor is to express an opinion on the true and fair view of the financial statement. यानी कि आंसर का स्टार्ट मैंने कैसे लिया, पहले इतना बोल दिया, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑडिट का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। फिर ट्रू एंड फेयर व्यू पर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बताइए और ट्रू एंड फेयर व्यू पर एज ऑडिटर अपनी जिम्मेदारी आप बताइए। पहले बताएंगे हम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। प्राइमरली इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी to prepare proper books of account and financial statement in such a manner that provide true and fair view. And primarily responsibility of auditor is to express an opinion on the true and fair view of the financial statement. यहां पर आप चाहें तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बताते हुए एग्जांपल देके आ सकते हैं सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 का, सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 का। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो यहां पर आप एग्जांपल देके आ सकते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। But what constitutes true and fair has not been defined in any legislation. It is a matter of auditor's professional judgment. In particular circumstance of a case, an auditor has to see that क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने चाहिए। The assets are neither undervalued nor overvalued. Asset का प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए। No material asset is omitted. किसी भी asset का omission नहीं होना चाहिए। अगर असेट पे कोई चार्ज है, चार्ज इफ एनी ऑन असेट्स आर प्रॉपरली डिस्क्लोज। नो मैटेरियल लायबिलिटी इज ऑमिटेड। अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन फॉलोड कंसिस्टेंटली। ऑल अनयूजुअल एक्सेप्शनल नॉन रेकरिंग आइटम हैव बीन डिस्क्लोज सेपरेटली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये क्या होता है, जिस फ्रेमवर्क में, जिस ढांचे में, जिस प्रारूप में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है। जैसे ये देखिए कि क्या एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट एसपीएल को टी शेप में बना सकती है क्या? टी शेप में बचपन में काफी बैलेंस शीट आपने बस एक लाइन खींच के इधर लायबिलिटीज इधर असेट करके आपने बनाई होंगी। क्या कंपनी की बैलेंस शीट को आप टी शेप में, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को आप टी शेप में बना सकते हो क्या? इंफॉर्मेशन सारी सही होंगी, मैं सही अमाउंट बता रहा हूं हर एक असेट और हर एक लायबिलिटी की, हर एक रिवेन्यू आइटम का मैं अमाउंट बिल्कुल सही लिख रहा हूं। लेकिन क्या ये सही रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है इन केस ऑफ कंपनी? नो, बिकॉज कंपनी एक्ट में शेड्यूल 3 एप्लीकेबल होता है, जिसके पार्ट 1 में बताया गया है कि कैसे आप बैलेंस शीट तैयार करेंगे, और पार्ट 2 बेसिकली बात करता है आपके एसपीएल को लेकर। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टुकड़े टुकड़े करके पढ़िए ना, जिस फ्रेमवर्क में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक प्रारूप, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक ढांचा, एक बैंकिंग कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक इंश्योरेंस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, वो सेपरेट सेपरेट होता है। वो बिल्कुल इन दोनों का आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल अलग अलग फ्रेमवर्क आपको दिखाई देंगे। तो जिस भी एंटिटी में लॉ में जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताया गया है, उस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को बोलूंगा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एंटिटी में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए एप्लीकेबल है। तो एंटिटी पे जो लॉ एप्लीकेबल है वो मुझे कहीं ना कहीं बताएगा कि इस एंटिटी को किस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिपोर्टिंग करनी है। सर इनकेस कंपनी के, इनकेस किसी भी एंटिटी के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में डील ही नहीं कर रहा, जैसे पार्टनरशिप फर्म की आप बात कर लीजिए, तो पार्टनरशिप फर्म में रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा? तो जिस एंटिटी में लॉ में कोई भी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं बताया गया, तो वहां पर जो गवर्निंग बॉडी बैठी है, कॉल्ड एज दोज चार्ज विद गवर्नेंस, इन शॉर्ट कॉल्ड एज पीसीडब्ल्यूजी, उस केस में वो अपनी मीटिंग में डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपनी एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस फ्रेमवर्क में करनी है। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क एंटिटी में एप्लीकेबल होता है, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड as per the applicable financial reporting framework। if auditor is justified, मैं एग्री कर जाता हूं, मैंने ऑडिट किया, एग्जामिन किया और मैं एग्री करता हूं इस बात पर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है ट्रू एंड फेयर व्यू। सो इफ ऑडिटर इज जस्टिफाइड
with the true and fair view of the financial statement, he shall express an unmodified opinion. Unmodified बोले तो clean opinion. But if auditor is not justified with the true and fair view of the financial statement, he shall express a modified opinion. उस केस में वो एक modified opinion express करके आएगा. तो अगर ट्रू एंड फेयर व्यू है तो क्लीन रिपोर्ट कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, और अगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है तो कौन सी रिपोर्ट जाएगी मेरे एंड पर? एक रिपोर्ट जहां पर मैं एक्सप्रेस करूंगा एक मॉडिफाइड ओपिनियन. ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ बच्चे ट्रू एंड फेयर व्यू का. जल्दी से प्लीज रिप्लाई करिए, ट्रू एंड फेयर व्यू का टॉपिक क्लियर है या नहीं है? प्लीज रिप्लाई फास्ट. इसके बाद ऑडिट की जो डेफिनेशन है उसका केवल लास्ट टर्म डिस्कस करने से रह गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जल्दी से प्लीज रिप्लाई करिए, टॉपिक क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर, शाबाश. चलिए अगली टर्म है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक सेकेंड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है देखिए. These are summaries of फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की समरी होती है. These are summaries of financial information. ये इनकम समरी हो सकती है, पोजीशन समरी हो सकती है, कैश के इनफ्लो कैश के आउटफ्लो की समरी हो सकती है. These are simply summaries of financial information, and there are two types of फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं. कौन कौन से देखिए ध्यान से. जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस. बात करते हैं सर ये जनरल पर्पस कौन से होते हैं. जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शॉर्ट में जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट which are prepared as per जनरल पर्पस FRF. FRF बोले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एज पर जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनते हैं उन्हें हम कहते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. समझिए बच्चे ध्यान से. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने कहा दीज आर सिंपली समरीज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की समरी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आप देख लो बेटा, चाहे वो बैलेंस शीट है, चाहे वो एसपीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है,
या वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये केवल समरी तो है। एक मुझे बता रहा है आपकी इनकम समरी, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, एक मुझे बता रहा है आपकी पोजीशन के बारे में, एक मुझे बता रहा है कैश के इनफ्लो कैश के आउटफ्लो के बारे में, या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपने पढ़ा होगा, एक मुझे बता रहा है आपकी इक्विटी में चेंजेस के बारे में। तो दीज आर सिंपली समरीज, जो बनती है किसके बेस पर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की समरी बना के जब एक स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो इन्हें हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो बेसिकली अपने आप में समरी होती है, तो ये फाइनेंशियल समरीज हैं। दीज आर फाइनेंशियल समरीज। दो तरीके के होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। पहले हम बात करते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो दीज आर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड एज पर जनरल पर्पस एफआरएफ, यानी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको बनाया जाता है एज पर जनरल पर्पस एफआरएफ, उन्हें कहा जाता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर बिल्कुल इसी को बेस मानते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ कि ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो यहां पर आप अपना आंसर निकाल देंगे कि सर ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एज पर स्पेशल पर्पस एफआरएफ बनते हैं उन्हें कहेंगे हम स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जैक्टली। चलिए वापस आते हैं जनरल पर्पस पर। तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड एज पर जनरल पर्पस एफआरएफ, these are called as general purpose financial statement. Now अब इसका मीनिंग तो समझ में आया, बट एक बात यह आई सर ये जनरल पर्पस एफआरएफ क्या होता है? नाउ ये जनरल पर्पस एफआरएफ क्या होता है? अब ये बताइए सर हमको। आपने इतना बता दिया कि ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एज पर जनरल पर्पस एफआरएफ बन जाएं उन्हें हम कहेंगे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ये जनरल पर्पस एफआरएफ क्या होता है? तो दीज आर द एफआरएफ which fulfills the common financial information need of wide range of users of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। में नाम में क्या लिखा हुआ बेटा? जनरल पर्पस। सोचिए एक ऐसा एफआरएफ है जो कि कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो क्या वो एफआरएफ जनरल पर्पस के लिए बनेगा? नहीं बनेगा। खुद सोचो कि एक ऐसा एफआरएफ जो कि कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड, सर व्हाट इज कॉल्ड कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड, कि भाई किसी भी कंपनी के जो यूजर्स होते होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो जनरली किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देखना चाहते हैं? वो देखना चाहते हैं कि भाई कंपनी में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या निकल के आ रहा है, कंपनी में नेट प्रॉफिट रेशियो क्या निकल के आ रहा है, कंपनी में अर्निंग पर शेयर क्या निकल के आ रही है। तो ये सारी बातें जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगी वो क्या बन जाएगा? एक एफआरएफ होगा। दैट विल बी एफआरएफ, कि इस तरह से आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना होगा इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक ऐसा एफआरएफ जो कि कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फुलफिल करता है, उसे हम कहते हैं जनरल पर्पस एफआरएफ। जनरली बात करें तो किसी भी एंटिटी में जो लॉ एप्लीकेबल होता है उसमें जो एफआरएफ बताया जाता है वो एफआरएफ एक जनरल पर्पस एफआरएफ होता है। किसी भी एंटिटी में जो लॉ एप्लीकेबल है उस लॉ में जो एफआरएफ बताया जाएगा वो जनरल पर्पस एफआरएफ होगा, बिकॉज लॉ जो बनेगा वो किसी स्पेसिफिक यूजर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड को ध्यान में रखते हुए थोड़ी बनाया गया होगा। लॉ जो बात करेगा वो तो कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हो सकती हैं उनको ध्यान में रखते हुए लॉ बनेगा। तो लॉ के अंदर जो एफआरएफ बताया जाता है वो जनरल पर्पस एफआरएफ है। हां, अगर एक ऐसी एंटिटी है जहां पर लॉ साइलेंट है, जहां पर लॉ
साइलेंट होता है एफआरएफ को लेकर, लॉ साइलेंट है एफआरएफ को लेकर, एग्जांपल देंगे तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल है वहां पर कोई भी एफआरएफ की बातें नहीं की गई हैं। तो जहां पर लॉ साइलेंट है वहां पर जो दो चार्ज विद गवर्नेंस मीटिंग में डिसाइड करेंगे वो बनेगा उनका जनरल पर्पस एफआरएफ। तो बात समझ में आई बच्चे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो आप इसका आंसर ये लिख के आएंगे कि ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एज पर जनरल पर्पस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनते हैं, जो एज पर जनरल पर्पस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनते हैं उन्हें कहा जाता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आप बताएंगे कि जनरल पर्पस एफआरएफ क्या होता है। तो ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि फुलफिल करता है कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन्हें कहा जाता है जनरल पर्पस एफआरएफ। फिर इतना आप कह दीजिए कि जनरली एंटिटी पे जो लॉ एप्लीकेबल है वो बताएगा कि यहां पर जनरल पर्पस एफआरएफ क्या है। यानी कि अगर एक कंपनी है तो वो खुद डिसाइड नहीं करेगी कि मैं इस फ्रेमवर्क में रिपोर्टिंग करूंगा ना, अगर लॉ एप्लीकेबल है और लॉ में बताया गया है तो आपको उस एंटिटी को उस लॉ के अकॉर्डिंग ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने होंगे विच विल बी कॉल्ड एज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि एंटिटी पे जो लॉ एप्लीकेबल है उसमें एफआरएफ को लेकर लॉ टोटली साइलेंट है। तो उस केस में एंटिटी का जो गवर्निंग रोल में बंदे बैठे हुए हैं वो अपनी मीटिंग में डिसाइड कर सकते हैं कि हमें यहां पर किस तरीके का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लेते हुए चलना है। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर, इतनी बात तो क्लियर है। नाउ अब बताइए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपोनेंट बोले तो पार्ट्स, पार्ट्स हिस्से, लाइक बैलेंस शीट, पी एंड एल। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट क्या क्या होंगे? तो कंपोनेंट डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है कि जनरल पर्पस एफआरएफ में बेटा राहुल है ना, आप गलत जगह कमेंट कर रहे हो। राहुल जी आप है ना गलत जगह कमेंट कर रहे हो, तो प्लीज इस क्लास को आप चलने दो, इसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। आप गलत जगह पर गलत चीज कमेंट कर रहे हो। काइंडली अपलोड रिमेनिंग टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 9। और आप एक बार लिख दो या 4 बार, अभी भी बेटा आप लिखे जा रहे हो और मैं ब्लॉक कर दूंगा सीरियसली आपको। आप लिखे जा रहे हो, ये अच्छी बात है क्या आपकी? आप गलत जगह पर आके गलत चीज कमेंट कर रहे हो। आपको कुछ टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज इस तरह से आप सेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। काइंडली अपलोड रिमेनिंग टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 9। आप बहुत अच्छी बात है कि आप किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हो मेरे से, लेकिन ये रिक्वेस्ट आप गलत जगह पे कर रहे हो, देखो प्लीज। और आपने एक बार कमेंट नहीं करा, आपने लगभग 10 बार के 10 के आसपास बार आपने सेम कमेंट करा हुआ है। तो प्लीज बेटा ये गलत प्रैक्टिस है, ये गलत प्रैक्टिस है। इस चीज को प्लीज यहां पे कमेंट मत करो, सेशन को प्लीज आप इसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अभी टाइमिंग गलत है आपकी रिक्वेस्ट करने की, अभी टाइमिंग गलत है आपकी रिक्वेस्ट करने की। तो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट या हिस्से। तो डिपेंड करता है कि जनरल पर्पस एफआरएफ में कौन कौन से कंपोनेंट्स बताए गए हैं। जनरल पर्पस एफआरएफ में कौन कौन से कंपोनेंट्स बताए गए हैं। बात समझ में आ रही है? यहां पर जनरली जब मैं बच्चे से क्वेश्चन पूछता हूं, बच्चों बताओ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बच्चा छूटते ही रिप्लाई करता है सर बैलेंस शीट, एसपीएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इमीडिएटली बच्चे का रिप्लाई ये होगा। तो मैंने कहा चलो बताओ, इंश्योरेंस कंपनी में आप ऑडिट कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी में आप ऑडिट कर रहे हो और इंश्योरेंस कंपनी में ऑडिट करते हुए रिवेन्यू अकाउंट, आई थिंक आपने ग्रुप 2 में अकाउंट के अंदर इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट बनाए होंगे ना? हाँ सर बनाए हैं। तो क्या रिवेन्यू अकाउंट,
रेवेन्यू अकाउंट जो आप बनाते हो फायर का, मरीन का, मिसलेनियस का, तो क्या इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस का सेपरेट रेवेन्यू अकाउंट बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता? सर बनाया जाता है। तो क्या रेवेन्यू अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इंश्योरेंस कंपनी को तो अपने यहां पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना होता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना होता है। तो क्या उस केस में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंश्योरेंस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कंपोनेंट बनेगा या नहीं बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो अगर कोई पूछे आपसे बच्चे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो रट्टू रट्टे तोते की तरह ये मत बोल देना कि बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, नोट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये आपका आंसर सही हो सकता है, बट एज एग्जांपल आप अच्छा रिप्लाई, एक सीए के बच्चे से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो एक रिप्लाई बहुत ही कह सकते हो सिस्टमैटिक मैनर में, कंसेप्चुअल तरीके से आपका रिप्लाई आना चाहिए। आप ये कहेंगे कि किसी भी एंटिटी के जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट क्या होंगे, डिपेंड करता है इस वाली बात पर कि एंटिटी पे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, कॉल्ड एज जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स बताए गए हैं। जैसे हम नॉर्मली बात करें तो जनरली किसी भी एंटिटी में जो कंपनी है वहां पर मुझे बैलेंस शीट मिल जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, एसपीएल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन कॉल्ड एज नोट्स टू अकाउंट्स, वो सर हमें मुझे वहां पर मिल जाते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि केवल यही होंगे। अगर मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल दूंगा तो इंश्योरेंस कंपनी के जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मुझे वहां पर रिवेन्यू अकाउंट भी देखने को मिलेगा, फायर, मरीन, मिसलेनियस का, मुझे वहां पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी देखने को मिलेगा। तो किसी भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट क्या होंगे किसी भी एंटिटी के, ये डिपेंड करेगा इस वाली बात पर कि उस एंटिटी पे जो जनरल पर्पस एफआरएफ एप्लीकेबल है वहां पर कौन कौन से कंपोनेंट्स बताए गए हैं। मैक्सिमम बच्चे इस जगह पर अपना आंसर इमीडिएटली ये कहते हैं, बैलेंस शीट, एसपीएल, कैश फ्लो, summary of statement of changes in equity and summary of significant accounting policies and other explanatory information। टेक्निकली आंसर गलत हुआ। ये आप एज एग्जांपल तो कह सकते हो, बट आप ये नहीं कह सकते केवल ये होता है। वो जनरल पर्पस एफआरएफ पे डिपेंड करेगा, जनरल पर्पस एफआरएफ पे डिपेंड करेगा। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेंड ऑन एक्ट एप्लीकेशन ऑन बिजनेस। क्या कह रहे हो बच्चे, समझ में नहीं है आपकी बात? चलिए ये टॉपिक क्लियर है नहीं है? और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आप मतलब बताएंगे, मीनिंग जो आप बताएंगे, ये आप एज पर एसए 700 बताएंगे। एग्जाम में कोई भी टर्म का मीनिंग अगर आपसे पूछा है और वो टर्म किसी एसए में डिफाइन की गई है, आपको उस टर्म को बताते हुए एसए का रेफरेंस देना होगा। और इनकेस अगर आपने एसए का रेफरेंस मिस करा है, और देखो मैं कॉपी चेक कर रहा हूं अगर, और मुझे पता है कि ये टर्म एसए में डिफाइन की गई है और आपका जो रेफरेंस आना चाहिए उस टर्म को डिफाइन करते हुए, उस रेफरेंस से मुझे एसए 700 का रेफरेंस चाहिए, जो कि इनकेस अगर आपने नहीं दिया एक नंबर खटाक से कटेगा इस जगह पर। तो प्लीज अगर ऑडिट में स्कोर करना है तो आप जहां पर जो क्रॉस रेफरेंसिंग होती है वो करना आप सीखिए। ये टर्म एसए 700 में डिफाइन की गई है। सर क्यों? बिकॉज एसए 700 डील करता है किसके अंदर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन आप कैसे दे के आते हो, कैसे एक ओपिनियन कंक्लूड होती है, फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब वहां पे होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो एसए 700 में ये टर्म को डिफाइन किया गया है, एसए 700 के अंदर इस टर्म को डिफाइन किया गया है। नाउ अब बात करते हैं सर ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखो ध्यान से, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कि प्रिपेयर किया गया है एज पर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसे कहेंगे हम स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कि प्रिपेयर किया जाता है एज पर द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसको हम कहेंगे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अब बताइए सर ये स्पेशल पर्पस एफआरएफ क्या है? तो एक ऐसा एफआरएफ जो कि फुलफिल करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ एनी स्पेसिफिक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पर मैं कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड की बात नहीं करूंगा, यहां पर हम बात करेंगे किसी स्पेसिफिक यूजर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड को ध्यान में रखते हुए एक एफआरएफ है, और उस एफआरएफ के बेस पर अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे तो मैं उसको कहूंगा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जस्ट लाइक कि मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने कहा कंपनी से कि कंपनी एक काम करिए, पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कैश बेसिस सबमिट करवाइए, बिकॉज हमें आपकी लिक्विडिटी को असेस करना है। अब कंपनी ने तो अपने जो फाइनेंशियल तैयार किए होंगे वो एज पर कंपनी एक्ट तैयार किए होंगे, एज पर जनरल पर्पस एफआरएफ तैयार कर रखा होगा, लेकिन बैंक की रिक्वायरमेंट आई है कि कैश बेसिस पे भी बना के इन 3 साल के स्टेटमेंट को आप प्लीज सबमिट करवाइए। तो यहां पर बैंक क्या है? स्पेसिफिक यूजर है, बैंक यहां पर स्पेसिफिक यूजर है। तो जो कैश बेसिस आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए कहा जा रहा है, ये एक स्पेशल एफआरएफ हुआ, इट इज अ स्पेशल एफआरएफ। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनेंगे तो इसे हम कहेंगे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब जो कंपनी ने कैश बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए, इन्हें मैं कहूंगा यहां पर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज एक बैंक की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड को पूरा करने के पर्पस के लिए आपने इसको तैयार किया। या एक कंपनी यूएस के स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स लिस्ट करवाना चाहती है, तो जिस तरह से इंडिया में बच्चे सेबी काम करता है, यूएस में काम करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की रिक्वायरमेंट थी कि अपने फाइनेंशियल्स एज पर आईएफआरएस बना के सबमिट करवाइए। अब इंडियन कंपनी ये कहती है कि सर हमने तो एज पर इंडियस बना रखा है। बोले नहीं, इंडियस होगा आपके यहां पर, बट यूएस में अगर आपको अपने शेयर्स लिस्ट करवाने हैं तो एज पर आईएफआरएस आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को सबमिट करवाना होगा। अब देखा जाए तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ये हुआ स्पेसिफिक यूजर, और वो एज पर आईएफआरएस बात कर रहा है, तो आईएफआरएस क्या हो गया? एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो गया। तो जब कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स तैयार किए एज पर आईएफआरएस, ये बनेगा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और जब ऐसे स्टेटमेंट आप बना रहे हो इस फ्रेमवर्क में, दीज आर कॉल्ड एज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको डिफाइन करता है एसए 800, इसको डिफाइन करता है एसए 800। अब जरा एक सोच समझ के मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, जरा सोच समझ के बच्चे मुझे रिप्लाई करना। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्लीज सोच समझ के रिप्लाई करना कि क्या लॉ में, एक सेकेंड, क्या लॉ में स्पेशल पर्पस एफआरएफ की रिक्वायरमेंट आ सकती है? यानी कि आपको यह बताना है कि लॉ में अगर कोई एफआरएफ है वो कौन सा है, वो जनरल पर्पस है या वो स्पेशल पर्पस है? यहां पर रिप्लाई करना है। अगर लॉ में कोई एफआरएफ है वो जनरल पर्पस है या वो स्पेशल पर्पस है? अगर लॉ में कोई एफआरएफ है तो वो कौन सा है, वो जनरल पर्पस है या वो स्पेशल पर्पस है? रिप्लाई करिए प्लीज। लॉ तो हमेशा जनरल पर्पस की बात करेगा, लॉ तो हमेशा जनरल पर्पस की बात करेगा, बिकॉज लॉ जो होगा
वो कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर को ध्यान में रखते हुए लॉ में रिक्वायरमेंट आएगी। लॉ कभी भी स्पेशल पर्पस एफआरएफ की बात करेगा ही नहीं। लॉ कभी भी स्पेशल पर्पस एफआरएफ की बात नहीं करेगा। अब ये बताइए कि स्पेशल पर्पस एफआरएफ जनरल पर्पस एफआरएफ के सब्स्टिट्यूशन में आएगा या इन एडिशन आएगा? मतलब ये हुआ कि एक कंपनी के ऊपर तो भाई कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है, वहां पे शेड्यूल थर्ड आ गया। तो शेड्यूल थर्ड अगर बात करें तो एक जनरल पर्पस एफआरएफ है। शेड्यूल थर्ड एक जनरल पर्पस एफआरएफ हुआ। तो अब ये सोचिए कि अगर इस कंपनी को अगर एक यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएसए ये कहता है कि एज पर आईएफआरएस बना के लेके आइए, तो क्या अब उस कंपनी को जनरल पर्पस एफआरएफ नहीं बनाने होंगे? ये जनरल पर्पस एफआरएफ तो रहेगा ही रहेगा, उसको एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होगा एज पर स्पेशल पर्पस एफआरएफ। तो अगर कोई स्पेशल पर्पस एफआरएफ की रिक्वायरमेंट आती है तो क्या वो जनरल पर्पस को रिप्लेस करेगी या जनरल पर्पस के इन एडिशन होगा? सर वो जनरल पर्पस के इन एडिशन होगा। लेकिन आपका जो सिलेबस है, आपका सिलेबस जनरल पर्पस स्टेटमेंट ही कवर करता है। आपके सिलेबस के अंदर ये वाला पार्ट नहीं है, तो इस वाले पार्ट पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। देखो मैंने आपको डिटेल बताया है दोनों चीजें, बट जो पर्पस केवल यही कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। जनरल पर्पस क्या है वो मुझे पता होना चाहिए, स्पेशल पर्पस क्या है भले ही सिलेबस में ना हो बट एटलीस्ट पता तो हो कि स्पेशल पर्पस क्या होता है। तो एग्जाम में कभी भी आपसे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पूछेगा। जनरल पर्पस स्टेटमेंट को डिफाइन करता है एसए 700 और स्पेशल पर्पस को डिफाइन करता है एसए 800। एसए 800 और स्पेशल पर्पस के ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा बिकॉज आपके सिलेबस में केवल जनरल पर्पस स्टेटमेंट कवर किया है। अब देखो बेटा आपका जो सिलेबस है शुरू से अगर आप देखो कितना छोटा होता हुआ चल रहा है। जब हम बात कर रहे थे ऑडिट की, तो ऑडिट में हमने देखा कि ऑडिट तो बहुत सारे एरियाज के ऊपर हो सकती है, भले ही वो फाइनेंशियल हो या फिर वो नॉन फाइनेंशियल हो। लेकिन हमने ऑडिट की बात करी केवल किस पॉइंट ऑफ व्यू से? आपका सिलेबस कवर कर रहा है केवल फाइनेंशियल ऑडिट। अब फाइनेंशियल ऑडिट भी दो चीजों पर पॉसिबल थी, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। दोनों पर ही पॉसिबल थी, ये वाली बात मैंने कल के लेक्चर में आपसे डिस्कस की हुई थी। लेकिन आपका सिलेबस इसे तो कवर ही नहीं कर रहा, आपका सिलेबस केवल ये कवर कर रहा है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस कट गया यहां से, मतलब देखिए कि नॉन फाइनेंशियल ऑडिट वो सिलेबस से बाहर हुई, जितनी भी नॉन फाइनेंशियल ऑडिट है वो आपके सिलेबस से बाहर। फिर फाइनेंशियल ऑडिट भी दो चीजों पर, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर या किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। आपका सिलेबस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट कवर नहीं कर रहा, आपका सिलेबस केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कवर कर रहा है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दो तरीके के, एक होता है स्पेशल पर्पस और एक होता है जनरल पर्पस। आपका सिलेबस केवल और केवल जनरल पर्पस कवर कर रहा है। बताओ सिलेबस काफी लिमिटेड आपका है या नहीं है? सर बहुत लिमिटेड है। और अगर आपने ये समझ लिया तो ये नहीं कि सर हम तो ये पढ़ ही नहीं रहे तो क्या हम ये कर नहीं पाएंगे, अगर ये संभाल लिया तो फिर यहां पर कभी भी आपको प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। ये संभाल लिया तो फिर यहां पे कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सब सिलेबस समझ में आ रहा है क्या निकल के आ रहा है? नॉन फाइनेंशियल ऑडिट सिलेबस में नहीं, सिलेबस केवल फाइनेंशियल ऑडिट की बात करेगा। फाइनेंशियल ऑडिट में भी केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कवर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी केवल और केवल जनरल पर्पस स्टेटमेंट कवर है, स्पेशल पर्पस कवर नहीं है। जल्दी से एक बार जनरल पर्पस को रीड कर लेते हैं, एग्जाम के लिए मार्क करिए इसको 4 नंबर के लिए, 4 मार्क्स। अच्छा जो नोट्स हैं इन सबके प्रिंट आउट्स आप लेके बैठते हो नहीं बैठते? ये केवल स्क्रीन पर देख के मजे ले रहे हो? ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इन सबके प्रिंट आउट्स आप अरेंज करके बैठते हो नहीं बैठते, या केवल स्क्रीन पे देख के ही मजे ले रहे हो? प्रिंट आउट्स बेटा प्लीज निकाल के देखना, क्योंकि मैं जहां जहां पे मार्क करवाता हुआ चल रहा हूं पता होना चाहिए कि एग्जाम में किसी भी एक टॉपिक पर पॉसिबल रेंज ऑफ क्वेश्चन क्या क्या पॉसिबल है, रेंज क्या क्या पॉसिबल है।
SA 700 defines the term general purpose financial statement as financial statement prepared in accordance with the general purpose framework या general purpose financial reporting framework. General purpose financial reporting framework may be defined as financial reporting framework designed to meet common financial information need of wide range of users. सर स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटा जतिन, स्क्रीन पर तो देख लो, लेकिन प्लीज प्रिंट आउट्स भी लेके बैठो, क्योंकि जो देखो बैच फास्ट ट्रैक है, अभी तो फील नहीं हो रहा होगा इतना फास्ट ट्रैक आपको, बिकॉज अभी तो केवल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टाइप का यहां पर चल रहा है, फिर भी स्पीड थोड़ी सी मैंने मेंटेन करी हुई है इस जगह पर। और जो भी कोई ऑडिट का या किसी भी ES SM किसी की भी आप बात करो, जिस भी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो उसका ना लगातार रीड करना बहुत जरूरी है। जितना मल्टीपल टाइम्स आप रीड करेंगे लैंग्वेज आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी। थियरी के पेपर में, वैसे थियरी में इसको कहता नहीं हूं, लेकिन फिर भी चलो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप कहते हो सर थियरी का पेपर रिटेन नहीं हो पाता, भूल जाते हैं, एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं। वो इसलिए बेटा कि कभी आपने लिखने की प्रैक्टिस तो करी नहीं थी। जब लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी थी तो एग्जाम में आप कहां से लिख के आओगे? तो लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए आप लोगों को। और अगर लिखने की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करिए। केवल एक ही गुरु मंत्र है कि कैसे आप इतना सारा जो सिलेबस में आपका कंटेंट है, कवरेज है, उसको मैं कैसे अपने माइंड में फिक्स कर सकता हूं। तो प्लीज मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करने की आप आदत डालिए। जितना ज्यादा बार आप रीड करेंगे चीजें आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी। So general purpose may be defined, general purpose framework may be defined as financial reporting framework designed to meet common financial information need of wide range of user. General purpose framework is defined under the law which is applicable on the entity. Example दिया, Schedule 3 of Companies Act 2013 is a general purpose framework. Component of general purpose financial statement depends upon the applicable general purpose FRF. However, generally following are the components of general purpose financial statement. बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर कोई NPO टाइप का होता है तो वहां बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इफ AS3 इज एप्लीकेबल एंड द नोट्स टू अकाउंट्स। स्पेशल पर्पस पे आप क्रॉस कर देना, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने फिर भी देखो आपको नोट्स में दिया है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आपको बने कि हाँ ये स्पेशल पर्पस स्टेटमेंट क्या है। केवल रीडिंग करके छोड़ देना, बार बार रीडिंग करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। SA 800 define the term special purpose financial statement as financial statement prepared in accordance with the special purpose framework. Special purpose framework may be defined as financial reporting framework designed to meet financial information need of specific user of financial information. There is no requirement to prepare special purpose financial statement. These are prepared in addition to general purpose statement to meet out the requirement of any specific user of financial information. In the syllabus of CA Inter, IPC तो रहा ही नहीं, in the syllabus of CA Inter, only audit of general purpose financial statement is covered. क्लियर? एग्जाम के लिए इसको मैं पूरा ही कराऊं, क्रॉस कर लेना, क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। What are the advantages of audit of financial statement? बहुत सिंपल क्वेश्चन कह सकता हूं कि आपके सिलेबस का सबसे सिंपल टॉपिक ये मान लीजिए कि ऑडिट कराने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ऑडिट कराने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो पहले तो आप मेन एडवांटेज बता के आइए। क्या था? टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर। बट इसके अलावा कुछ और एडवांटेज हमारे लिए ये निकल के आते हैं। तो या तो क्वेश्चन देखो आप बच्चे, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिलेगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस of audit of financial statement या what are the advantages of independent audit, या फिर कुछ लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। यू आर अप्रोच्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म आपको अप्रोच कर रही है टू लिस्ट आउट एडवांटेजेस कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे दैट विल एक्रू टू देम इफ अकाउंट्स आर ऑडिटेड। स्टेट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, कि आपको ऑडिट के एडवांटेजेस गिनाने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन की उम्मीद किस तरह से मूव करेगी सर? ये 4 से 5 नंबर, 4 to 5 मार्क्स। इसको मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा बेटा प्लीज अपने एंड पे एक बार सेल्फ रीडिंग में कवर करके देखोगे। स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हो तो मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर दूंगा,
एक बार सेल्फ रीडिंग में कवर करके देखिए, मेरे एंड पे इसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि मैक्सिमम बच्चे जो स्टार्ट करेंगे वो ये कहते हैं, वो स्टार्ट करेंगे फॉलोइंग आर दी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक नंबर कटेगा, एक नंबर कटेगा। क्यों? पहले आप ऑडिट का जो आपका मेन पर्पस है, पहले आप वो बता के आएंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इतना बताने के बाद फिर ये बोलिए अपार्ट फ्रॉम द अबव, इसके अलावा फॉलोइंग आर सम एडिशनल एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मेन एडवांटेज तो वही था आपका कि आपके जो यूजर्स होते हैं उनका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बट उसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या एडवांटेजेस निकल के आएंगे। द पर्पस ऑफ ऑडिट is to enhance the degree of confidence of the intended users in the financial statement, and this is achieved by expression of opinion by the auditor. Apart from this, इसके अलावा following are advantages of audit of financial statement। अगर आपने सीधा ये स्टार्ट लिया है ना, नंबर कटने के चांस पूरे रहेंगे। अगर आप सीधा इतना स्टार्ट करते हो फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर कटने की पूरी गुंजाइश बच्चे यहां पर रहेगी। तो प्लीज ये गलती करने से आप बचेंगे। अब पढ़ के देखिए, काफी पॉइंट समझ में आएंगे आपको। शायद किसी एक आधा पॉइंट में कोई दिक्कत रहे तो बात अलग है, वरना मुझे लगता नहीं कि किसी भी पॉइंट पर कोई बात रुकेगी। कर लिया? देखिए, it safeguards the financial interest of person who are not associated with the management of entity। जैसे कि अगर एक कंपनी की बात करें तो पैसा लगा हुआ होता है कंपनी के मेंबर्स का, लेकिन क्या मेंबर्स कंपनी को मैनेज करने में इन्वॉल्व होते हैं? नहीं होते। तो उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट की सेफ गार्डिंग होती है। या फर्म वाले केस में स्लीपिंग पार्टनर है, कोई पैसा लगा हुआ है बट फर्म को मैनेज करने में इन्वॉल्व नहीं है, तो उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट की सेफ गार्डिंग होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है, जो उनको अदरवाइज बाय वे ऑफ डिविडेंड मिलना चाहिए था, कंपनी फेक एक्सपेंस क्लेम करके लॉस क्लेम कर रही है, उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो वहां पे रिसीव हो जाएगा। तो इट सेफगार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट एक्टिवली एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी। इट एक्ट्स एज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग एनी फ्रॉड। एम्प्लॉइज के ऊपर एक मोरल चेक होता है कि आज मुझे एक डर की फीलिंग होती है, कई बार हम भी देखते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तो हम भी कुछ गलत काम करते हुए मोरल चेक हमारे ऊपर होता है कि भले ही कोई ना देख रहा हो बट भगवान सब देख रहा होता है। ऐसे ही एम्प्लॉइज के ऊपर भी एक मोरल चेक आ जाता है कि आज चलो मैंने कोई फ्रॉड कर लिया, बट मुझे पता है कल को कोई एक बंदा आएगा कॉल्ड एज ऑडिटर, और वो अपना काम इंडिपेंडेंट तरीके से करेगा, तो वो मेरे द्वारा किए गए फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है और उसकी रिपोर्टिंग कर देगा वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, और मेरी नौकरी हाथ से जा सकती है। तो ये क्या हो गया? एक मोरल चेक आ गया। इट एक्ट्स एज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग एनी फ्रॉड।
ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आर हेल्पफुल इन सेटलिंग टैक्स लायबिलिटीज। 3 पॉइंट है देखो यहां पर। सेटलिंग टैक्स लायबिलिटीज, इनकम टैक्स से अगर कोई स्क्रूटनी का नोटिस आता है तो उस केस में आपको ऑडिटेड अकाउंट सबमिट करने होते हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी सेटल होती है। नेगोशिएटिंग लोन, बैंक से लोन की बातचीत चल रही होती है तो बैंक ऑडिटेड अकाउंट के बेस पर ही आपका लोन डिटरमाइन करेगा कि लोन देना है नहीं देना। डिटरमाइनिंग द परचेज कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस, मैं किसी बिजनेस को परचेज करना चाहता हूं लेकिन वो परचेज कंसिडरेशन सपोज मांग रहा है 100 करोड़ का, तो क्या इसको इतना अमाउंट देना बनता भी है नहीं बनता, तो परचेज कंसिडरेशन पे नेगोशिएशन करना है, डिटरमाइन करना है, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको हेल्प करेंगे। These are also useful for settling trade dispute for higher wages or bonus। एक कंपनी जो कि फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, उसके यहां पर वर्कर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे वेजेस बढ़ाइए, हमको बोनस दीजिए। अब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये कह रहा है कि भाई भले ही प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा हो बट कंपनी अभी भी लॉस में है, तो अभी आप काम करिए, जो एग्जिस्टिंग आपका वेजेस है उसी पर कंटिन्यू करिए, फ्यूचर में आने पर आपको हम हायर वेजेस भी देंगे और इस टाइम का आपको बोनस भी देंगे, बट फ्यूचर में देंगे, अभी देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वर्कर कहता है कि नहीं, आप तो कमा रहे हो अच्छा खासा, तो भाई ठीक है, आप में से जो भी पढ़ा लिखा हो, आपका यूनियन का जो प्रेसिडेंट हो, वो एक बार आके हमारे अकाउंट्स प्लीज देख ले कि कंपनी लॉस में है, कंपनी प्रॉफिट में है। तो दीज आर ऑल्सो यूजफुल फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट फॉर हायर वेजेस और बोनस। An audit can also help in the detection of wastages and losses to show the different ways by which these might be checked। कंपनी में कहां पर बेटा वेस्ट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, इनको हम डिटेक्ट करते हैं। भाई जब हम किसी भी कंपनी में, किसी भी एंटिटी में, नॉट कंपनी, एंटिटी वर्ड मुझे बोलना चाहिए, जब किसी भी एंटिटी में हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो बेसिकली हम वहां पर उनके कंट्रोल्स को भी देखते हैं, क्योंकि कंट्रोल के बेस पर ही मैं डिटरमाइन करता हूं कि मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या होना चाहिए। तो जब मैं वहां पर कंट्रोल्स देखे तो मुझे दिखाई दिया इनके कंट्रोल तो वीक हैं, जिनकी वजह से इनके वेस्ट लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने, अगर किसी भी एंटिटी में वेस्ट की परसेंटेज, लॉसेस ज्यादा हो रहे होते हैं तो मुझे उनके कारण मालूम चल जाता है कि वेस्ट के और लॉस निकल के आने के कारण क्या है, और मैं उनको बताता हूं कि किस तरह से आप कंट्रोल की कमियों को ओवरकम करके अपने वेस्ट एंड लॉस को आप कंट्रोल कर सकते हो। Audit ascertain whether the necessary books of account and records have been properly kept and helps the client in making the good deficiencies। भाई मैं बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता हूं, मुझे मालूम चल जाता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कहां पर क्या क्या कमियां हैं, और जो कमियां मुझे मिलती हैं तो SA 450 नंबर याद होना चाहिए आपको बच्चे, ये वाला SA 450 इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। SA 450 ये कहता है कि अगर ऑडिट करते हुए ऑडिटर आपको मिस स्टेटमेंट मिलती हैं तो पहले एक बार आप उन मिस स्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट करके मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे विद अ रिक्वेस्ट टू करेक्ट देम। गलतियां मिल जाने पर सीधा रिपोर्ट मॉडिफाई कभी नहीं होती, गलतियां जब मिल जाती हैं तो 450 SA 450 कहता है कि पहले इन कमियों को आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट तो करिए, उन्हें आप रिक्वेस्ट करिए कि सर प्लीज इनको आप सही करिए। तो अब audit ascertain whether the necessary books of account and record have been properly kept and help the client in making the good deficiencies। Audited accounts are of great help in the settlement of account at the time of admission or death of partner। क्योंकि किसी पार्टनर का सपोज रिटायरमेंट है या डेथ है तो कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट करना है, तो वो कौन से अकाउंट के बेस पर होगा आसानी से, ऑडिटेड या अनऑडिटेड? ऑब्वियसली बात है सर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर ये सेटलमेंट ठीक तरह से होगा। गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर इट इश्यूज अ लाइसेंस फॉर पर्टिकुलर ट्रेड। गवर्नमेंट भी कई बार आपको लाइसेंस प्रोवाइड कराती है किसी भी ट्रेड को लेकर, तो उस केस में देखती है कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं इस लाइसेंस को लेकर, तो उस केस में वो कॉल करते हैं आपसे आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The government may require audited financial statement before it issues a license for a particular trade। अच्छा ये इलस्ट्रेटिव है या एग्जॉस्टिव है? These advantages जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, these are illustrative और एग्जॉस्टिव। इलस्ट्रेटिव ये, क्योंकि मेन पर्पस तो यही है, और एडिशनल एडवांटेज क्या क्या हो सकती हैं उन्हें केवल कुछ एग्जाम्पल के वे में हम बता सकते हैं, बट
अगर एग्जाम में क्वेश्चन लगता है तो बेटा भले ही ये इलस्ट्रेटिव हो, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जॉस्टिव है, बिकॉज ये आपके स्टडी मटेरियल के पॉइंट है और आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो एज पर आईसीएआई स्टडी मटेरियल ही होना चाहिए। दैट इज वाई अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यही पॉइंट्स आप लिख के आइए। एक्स्ट्रा लिख के आना चाहते हो तो आप लिख के आ जाओ, वो आपकी मर्जी है। सर एक्स्ट्रा लिखने का टाइम ही कहां होता है हमारे पास, इतना लिखते हैं वही बहुत है। तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको एग्जाम में लिख के आना होगा, सेम यही पॉइंट्स आपको एग्जाम में रेफर करने होंगे। लेवल ऑफ एश्योरेंस इन ऑडिटिंग एंगेजमेंट, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था आपसे कि ऑडिटिंग एंगेजमेंट में इतना तो पता है कि हम एक एश्योरेंस की बात करते हैं, तो उस एश्योरेंस का लेवल क्या होगा, रीजनेबल या एब्सोल्यूट? आंसर इज रीजनेबल, एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो होता है, लेकिन वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता। एग्जाम में सर इस पर क्वेश्चन की एक रेंज क्या पॉसिबल होगी, या तो एमसीक्यू या करेक्ट और इनकरेक्ट, बस। एज पर SA 200 स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? वैसे तो आपका फास्ट ट्रैक बैच है नालायक को, तो उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होगा आपको, स्टैंडर्ड्स के बारे में। पीछे भी कुछ नंबर मैंने बताया आपको। SA 700 में जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, SA 800 की बात करें तो स्पेशल पर्पस स्टेटमेंट की बात कर रहे थे। तो कल के लेक्चर में आपको काफी हद तक स्टैंडर्ड्स के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। तो एज पर SA 200 auditor shall obtain a reasonable assurance about whether financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Reasonable assurance is a high level of assurance, but it is not absolute assurance due to inherent limitation of audit. इस पर आपका एमसीक्यू बन जाता है, दो फिलिंग द ब्लैंक देगा वो आपको। रीजनेबल एश्योरेंस इज अ, पहला फिलिंग द ब्लैंक यहां पर होगा और दूसरा बोलेगा बट इट इज नॉट, एक फिलिंग द ब्लैंक यहां पर होगा एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, but it is not an absolute assurance due to inherent limitation of auditing. Inherent limitation are those limitation which cannot be overcome and due to which auditor's opinion may become inappropriate. आपकी ओपिनियन inappropriate हो सकती है। क्लियर है बच्चे? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बहुत बेसिक है, एग्जाम में इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट इस पर एग्जाम में पूछा गया है। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 नंबर का वो पॉसिबल है और एमसीक्यू पॉसिबल है। मैं किसी भी एंटिटी के यहां पर जहां ऑडिट करने के लिए जाता हूं तो उस एंटिटी का जो मैनेजमेंट होगा उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, तो ये बताइए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, और अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होगी। अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज हुआ है डिस्क्लोज करने की जिम्मेदारी एंटिटी के मैनेजमेंट की होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ एंटिटी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना, so that preparation of financial statement may become free from material misstatement whether due to fraud or error, जिम्मेदारी एंटिटी के मैनेजमेंट की होगी। एक एंटिटी पर जितने भी लॉ एप्लीकेबल होते हैं उनकी कंप्लायंस को एंश्योर करना जिम्मेदारी एंटिटी के मैनेजमेंट की होगी। असेट की सेफगार्डिंग को लेकर जिम्मेदारी एंटिटी के मैनेजमेंट की होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जिम्मेदारी एंटिटी के मैनेजमेंट की होगी। अगर एएस की रिक्वायरमेंट से डिपार्चर लिया गया है तो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स देना एंटिटी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। सिमिलरली कि जब ऑडिटर ऑडिट करने के लिए आएगा तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी इंफॉर्मेशन वो कॉल करता है, जिस भी पर्सन से वो बातचीत करना चाहता है, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस उसको अलाउ करना एंटिटी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव क्या पॉसिबल है एग्जाम में 4 नंबर के लिए, स्टेट इन ब्रीफ the management responsibilities relating to audit of financial statement, कि एक एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन को लेकर जिसकी ऑडिट हो रही है उसके मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है। सिलेक्शन ऑफ एक्सेप्टेबल एंड एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड देयर कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। देखो जब वर्ड आता है एक्सेप्टेबल
यानी कि FRF में अलाउ होनी चाहिए। अगर आप इन्वेंट्री की कॉस्टिंग आज के टाइम पर एज पर लीफो करते हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये तो आपको अलाउ ही नहीं है ना AS2 के अकॉर्डिंग। अगर अलाउ नहीं है, ये एक एक्सेप्टेबल पॉलिसी नहीं है। अब फीफो अलाउ है, वेटेड एवरेज अलाउ है, तो इन दोनों में से कौन सी आप लेंगे जो ज्यादा एप्रोप्रिएट हो? तो ये वर्ड एक साथ ही चलेंगे हमेशा, एक्सेप्टेबल हो और एप्रोप्रिएट हो। अकॉर्डिंग पॉलिसी एक्सेप्टेबल हो, एप्रोप्रिएट हो, और उनको कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना है। इनकेस कोई चेंज होता है, चेंज करिए, बट प्रॉपर डिस्क्लोजर्स आप दे दीजिए। टू मेक प्रॉपर जजमेंट्स, भाई आपको अगर अकाउंटिंग करनी है, बुक कीपिंग करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने हैं, तो जजमेंट आपको लेने होते हैं, एस्टिमेशंस आपको लेने होते हैं। टू मेक प्रॉपर जजमेंट्स एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट आर रीजनेबल एंड प्रूडेंट। टू मेक एंश्योर कंप्लायंस विद एएस की रिक्वायरमेंट फॉलो करना, अगर एएस से कोई डिपार्चर आता है उसको डिस्क्लोज करना। टू मेक एन एप्रोप्रिएट असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। देखो ध्यान से, पॉइंट आप कैसे याद कर सकते हो? आप अकाउंटिंग वर्ड पकड़ लो, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड गोइंग कंसर्न क्या होता है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। पॉइंट रिकॉल कर जाओगे आप। अकाउंटिंग वर्ड पकड़िए, अकाउंटिंग पॉलिसी, भाई यहां पर वर्ड मिल गया था मुझे, अकाउंटिंग पॉलिसी। कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, दूसरा पॉइंट बन गया आपका। तीसरा बन गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और चौथा बन गया अकाउंटिंग एजम्पशन। अकाउंटिंग एजम्पशन से आप लिंक करिए गोइंग कंसर्न को। टू प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यहां से बनेगा आपका बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंटिंग वर्ड से देखो क्या क्या पॉइंट बन गए, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग एस्टिमेशन, अकाउंटिंग एजम्पशन एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल FRS, जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होगी। टू मेक एंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन विच आर एप्लीकेबल ऑन द एंटिटी, जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होगी। टू डिजाइन इंप्लीमेंट मेंटेन सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल so that financial statement may become free from material misstatement whether due to fraud or error, जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होगी। To provide the auditor with access to all information such as record and document and other matter that are relevant to the preparation and presentation of financial statement and unrestricted access to the person within the entity। चलिए आज की क्लास में बच्चे इतना ही कवर करेंगे। मैंने कवर कर लिया टॉपिक कहां तक आपका, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास को जो कंटिन्यू करेंगे वहां पे टॉपिक आएगा हमारा ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये कल की क्लास में हम कवर करेंगे। कैन वी प्रिपेयर 5 पॉइंट्स, मतलब बेटा क्या कहना चाह रहे हो सोनम जी? कैन वी प्रिपेयर 5 पॉइंट, इसका मतलब कि क्या केवल 5 ही पॉइंट लिख के आए? कैन वी प्रिपेयर 5 पॉइंट्स, मतलब 5 पॉइंट से नहीं चलेगा काम, जितना लिखा हुआ है बेटा इतना आपको लिख के आना है। देखो कंटेंट में आपको दे रहा हूं, ठीक है, प्रेजेंटेशन में काफी हद तक आपको दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट में आपको दे रहा हूं, बट अब आपको कैसे काम करना है, शॉर्टकट नहीं लेना आपको, शॉर्टकट नहीं लेना, नहीं लेना। चार बेटा सुनो मेरी बात, एग्जाम में अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो 4 नंबर का है लेकिन आपके पास वहां पर लिखने के लिए कंटेंट है, तो कॉम्प्रोमाइज मत करना, लिख देना। क्योंकि क्या होगा, तो गलती पता है क्या होगी, अगर आपने केवल 4 या 5 पॉइंट लिखे और जो कॉपी चेक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो सफिशिएंट नहीं हुआ, शायद वो आपको 2 से 3 नंबर दे दे। 1 नंबर कटवाया आपने अपनी बेवकूफी से, और आपने वो जो टाइम बचाया है वो टाइम पता है आप कहां लगा रहे होंगे? कुछ ऐसा टॉपिक पर जो शायद आपको इतना अच्छा नहीं आता या बिल्कुल भी नहीं आता, बट फिर भी आप उसको अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो वहां पर आप बेटा चाहे 2 पेज भर के आओ या 3 पेज भर के आओ, नंबर वहां पर आपको नहीं मिलेंगे जो आपने गलत लिखा होगा। ये कोई बीकॉम लेवल का तो पेपर तो है नहीं कि कुछ ना कुछ लिख दिया तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो जो आपको एग्जाम में आता है वो बहुत अच्छा आपको लिख के आना है, भले ही क्वेश्चन 4 नंबर का है, भले ही वो क्वेश्चन 4 नंबर का है, बट आपके पास 7-8 पॉइंट हैं, 9-10 पॉइंट हैं लिखने के लिए, और टाइम ज्यादा आपका लगेगा नहीं। अगर आप सारे पॉइंट लिख के आ रहे हो तो 2 से 3 मिनट के आपके एक्स्ट्रा लगेंगे ना, प्लीज लिख के आइए, शॉर्टकट मत लीजिएगा, शॉर्टकट मत लीजिएगा, नंबर आपको तभी स्कोर कर पाओगे। बिकॉज मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि बच्चा जो ऑडिट के पेपर में कहीं ना कहीं अगर रुकता है तो वो 30 से 40 के बीच में रुक रहा है,
बस आपको ना बस ये देखना है कि कैसे, अगर मैं लास्ट टाइम सपोज कि 30-35 के आसपास रुक गया था या और बच्चे रुक जाते हैं, बट मैं यहां पे ना रुकूं, तो मुझे बस वो एक्स्ट्रा 10 नंबर कैसे लेके आना है। देखो 30 से 40 के बीच में काफी सारे बच्चों का स्कोर होता है जो फेल होते हैं, जो 30 से भी कम का स्कोर कर रहा है उसको मैं बोल रहा हूं बेटा उसके कॉन्सेप्ट वीक रहे होंगे। बट जो 30 से 40 के बीच में बच्चा फेल होता है वो अपनी बेवकूफी की वजह से कहीं ना कहीं फेल होता है। तो वो बेवकूफियां बच्चे क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जो आप कह रहे हो सर केवल 4 या 5 पॉइंट हम लिख के आ जाना, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपको बस ये समझना है कि मैं कैसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के, वो एक्स्ट्रा फैक्टर्स क्या होंगे जिसकी बेस पर मैं अपने 5 से 10 नंबर और मैनेज कर सकता हूं। तो ये फैक्टर उनमें से एक है जो आपको एग्जाम में आता है। भले ही क्वेश्चन 4 नंबर का है या 3 नंबर का है, बट कंटेंट आपके पास है लिखने का, तो लिख डालना। बिकॉज जो आपको आता है उसको लिखने में टाइम आपको ज्यादा नहीं लगेगा और आपके नंबर कटने से बच जाएंगे। तो आपको प्लीज पूरा लिखना होगा, ठीक है। तो सेशन को यहां पर रोकते हैं, कल मिलते हैं। टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगी। सुबह लक्ष्मण के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया था, दैट इज वाई सेशन आधे घंटे के आसपास से लेट हुआ था। अदरवाइज टाइमिंग आपकी 6 सवा 6 बजे की ही रहेगी। हंसियत केवल 6:15, 6:30 नहीं जाएगा, 6 या 6:15 ये टाइमिंग आपका रहेगा। तो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।